बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी होगी। आज लाहौर और इस्लामाबाद में कदरे बेहतर सुबह इसलिए है क्योंकि बहुत दिनों से बारिश हो रही थी। आज सुबह सवेरे यहाँ पर धूप का कुछ हमें मनाजिर देखने को मिले हैं। आई बिलीव अल्लाह करे कि ये जो धूप है और ये जो बारिशें हैं इनकी इंटेंसिटी में कमी वाक़या हो, क्योंकि बारिशों ने और इस मानसून स्पेल ने पंजाब में, पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल बहुत ज़्यादा जो कह लें कॉम्प्लिकेशंस पैदा की हैं और बहुत तबाही हुई है जी। हम रोज़ की बुनियाद के, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ़ ख़बरें शेयर कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन इलाकों, उन देहातों से आ रही हैं जहाँ पर अभी तक रेस्क्यू या इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू भी नहीं हुई हैं। लोग सैलाब के पानी के अंदर रह रहे हैं और मैं हमेशा कहती हूँ कि सैलाब फॉर द टाइम बीइंग डिज़ास्टर नहीं क्रिएट करता, बल्कि फॉर द लॉन्गर रन लोगों की ज़िंदगियाँ, उनके कारोबार, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाती है। कल जो मॉनसून का ज़ोरदार स्पेल है उसने गुजरात को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट में 506 मिलीमीटर बारिश हुई जी गुजरात में, जिसने शहर के बेशतर हिस्सों को डुबो दिया। अर्बन फ्लडिंग से हर तरफ पानी पानी नज़र आया, सड़कें जो थीं भर गई पानी से, और फिर बारिश का पानी घरों में दाखिल हुआ, लोगों की दुकानों में हुआ। ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं रात गए के मनाजिर है। शकरगढ़ और जफ़रवाल में भी बादल बरसे और एबटाबाद में भी शदीद बारिशें हुई हैं। ये जो देहात भी बहुत सारे ज़ेरे आब आए हैं। गुजरात में जो सूरत हाल है ये पाकिस्तान से कुछ ख़ास मुख्तलिफ नहीं है। अगर हम दूसरे इलाकों की बात करें तो शदीद सैलाब की जी वार्निंग जारी की गई है, लेकिन भारत की जानिब से हम सब जानते हैं कि दरियाओं में पानी छोड़े जाने के नतीजे में चनाब, सतलुज और रावी पानी की सतह जो है ख़तरनाक हद तक बुलंद हुई है। कल हम साउथ पंजाब का भी जिक्र कर रहे थे जिसमें हमने मुल्तान का जिक्र किया। ये वो इलाके हैं जहाँ पर ऑलरेडी जो फसलें तैयार खड़ी थीं और उन खड़ी फसलें को जो तबाही हुई है, लोगों को नकल मकानी करना पड़ी है। बहुत सारे लोग तो अपना घर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। ज़ाहिर है हम बहुत कन्वीनियंटली कह देते हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, नकल मकानी कर लें, बट अगर हमें भी कोई आकर आधा घंटा पहले कहे कि आप अपना घर छोड़ दें तो किसी का हौसला नहीं पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी। ओवरऑल जो सूरत हाल है ये कुछ अच्छी नहीं है। जो बंद टूटे हैं मुख्तलिफ इलाकों के और उसके साथ साथ जो पानी शहरी इलाकों में देहात की तरफ आया है, जिससे इंतज़ामिया ने तो हाई अलर्ट कर दिया जी। रेस्क्यू हो, मकामी इंतज़ामिया हो, पाक फ़ौज हो, सब लोग मिलकर रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पहला प्रोसेस या पहला प्रोसीजर जी रेस्क्यू का होता है और उसके बाद फिर आप दीगर जो फेजेस की तरफ बढ़ते हैं। मुतासरीन की मदद तो की जा रही है और इस पे हम आज ज़रा बात करेंगे, क्योंकि हम बहुत दिनों से जब से सैलाब वाला मामला, उससे पहले भी क्लाइमेट रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसको हाईलाइट करते आ रहे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर ज़ैनब नईम मौजूद हैं, माहिर माहौलियात है, हमें ज्वाइन करी हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़ैनब नईम, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे पास आज मेरे पे प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि आज मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और मैं उनका पहली दफ़ा इस तरह से कोई तज्ज़िया लेने जा रही हूँ। डॉक्टर शफीक अहमद कम्बो साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, और प्रेशर इज़ आल्सो ऑन मी बिकॉज नहीं बिल्कुल नहीं। आपसे पहले इनफैक्ट जब डॉक्टर इमरान याकूब भी आते हैं तो वो भी मेरे उस्ताद हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब उस्ताद आते हैं तो आप पे ज़रा प्रेशर ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब हमारी जो बात हो रही है कुछ ऐसा हौसला अफजा टॉपिक नहीं है। क्लाइमेट चेंज, और चूँकि आप मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, साइंस कम्युनिकेशन, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं या वो टॉपिक्स हैं जो पाकिस्तान में फ़िलहाल अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें बड़ी अशद ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमने इस पर बहुत लेट सोचना या बात करना शुरू की है क्योंकि हमारे पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। ये जो भी हम रिसेंट डिज़ास्टर्स देख रहे हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी डॉक्टर साहब बहुत बढ़ रही है। बिल्कुल अर्मला, देखिए हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि ये क्लाइमेट चेंज जो है इसने किस किस तरह से हमें यहाँ पे अफेक्ट किया है। तो हम देख रहे हैं वो जो आप बात कर रही हैं ना कि इंसिडेंट्स की जो अकरेंस है वो अब बहुत ज़्यादा हो गई है। यानी एक इंसिडेंट ख़त्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा नहीं ख़त्म होता, तीसरा। यानी हम इस सारे साल के ही देखें तो पहले हमें स्मॉग ने पकड़ा हुआ था, फिर अचानक उसके बाद कुछ हीट वेव्स आई, फिर हमारे पास वो जो हैं बड़े साइज़ के ओले गिरना शुरू हो गए जिनको गुरीला हिल्स कहते हैं। फिर गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर लेक आउटब्रश फ्लडिंग ग्लाफ्स होना शुरू हो गए, फिर क्लाउड बर्स्ट होना शुरू हो गए। इवेंचुअली इस वक्त जो है ये रिवराइन फ्लड एक और जो है शक्ल में आ रहा है, टोरेंशियल रेन्स के नतीजे में शहरों में अर्बन फ्लडिंग हुई। तो ये सारे वाक़यात की तादाद
और फिर इसकी एक्सट्रीमिटी, ठीक है, बहुत शिद्दत के साथ ये वाक़यात हो रहे हैं। यानी ओले पहले इतने साइज़ की हेलिंग होती थी, अब इतने इतने बड़े साइज़ के मिल रहे हैं। बादल नॉर्मल बरसते थे, अब वो जो हैं फट रहे हैं, और उसके साथ साथ पानी जो है उसकी तादाद मिकदार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो ये तमाम इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि ये स्यारा इस वक्त एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है। और इस एबनॉर्मलिटी की वजह वही है, जिस तरह एक इंसान को जब बुखार हो जाता है तो वो स्टार्ट बिहेविंग एबनॉर्मल, लाइक हमें सर्दियों में जो है वो गर्मी लगना शुरू हो जाती है, पसीने आना शुरू हो जाते हैं, गर्मियों में सर्दी लगना शुरू हो जाती है। तो ये स्यारा भी, चूँकि इसका टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल से, यानी इंडस्ट्रियल एज के बाद से 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। तो ये हालत बुखार में है, ये एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है, और इसकी अब नॉर्मलिटी हमें इसके वेदर पैटर्न्स में नज़र आ रही है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने खुद भी बात की, एबनॉर्मलिटी नज़र आ रही है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली अब हम इस पे बात तो कर रहे हैं, लेकिन डू यू थिंक कि हमें इस लेवल का अदराक है इन चीज़ों का कि ये कितना सुवेयर है कि नेचर हमें साइंस दे रही है, हमें सारी चीज़ें बता रही है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, लेकिन हम उस चीज़ को अपनी प्रायोरिटी का हिस्सा नहीं बना रहे समहाउ? एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर हमें कुछ थोड़ा सा भी इसका फ़हम, अदराक, इसका हमें कुछ अंदाज़ा होता कि जी ये हमारे साथ क्या होने वाला है, तो हम इस तरह से लोगों को रिवर बेड्स के ऊपर तो हाउसिंग सोसाइटियाँ ना बनाते। हम दरियाओं और नदी नालों के किनारों पे लोगों बजाय से कि उनको एक्सपेंड करते। हमें पता था, अगर हमें पता होता कि आने वाले सालों में हम चूँकि थर्ड पोल के नीचे रह रही हैं, दुनिया में 2 पोल्स हैं, नॉर्थ साउथ, उसके बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा बर्फ़ हमारे पास नॉर्थ में इंडिया पाकिस्तान के बाद है। थर्ड पोल ने इवेंचुअली ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में मेल्ट आउट होना है, मेल्ट डाउन होना है। वो पानी जब नदी नालों दरियाओं में आना है तो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में उनकी मॉडलिंग करनी थी, हमने उनको स्क्वीज़ कर दिया है। तो इवेंचुअली अगर हमें वही आप वाली बात है, अदराक फ़हम होता तो हम इस तरह तो ना उसको रिस्पॉन्ड कर रहे होते। साथ ही साथ जो इस तरह के इवेंट्स के अंदर जो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड जो इवेंट्स हैं, इनके अंदर एक और जो बड़ा मसला है वो है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। आपको नहीं पता होता कि जो बादल आ रहा है ये फट जाएगा, आपको नहीं अंदाज़ा होता कि जो हीलिंग हो रही है ये नॉर्मल है कि बहुत ज़्यादा होगी। आप सुबह के वक्त फील करते हैं कि आज गर्मी तो है, लेकिन आपको नहीं पता होता कि आज टेम्परेचर 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। तो ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, इसके लिए फोरकास्टिंग सिस्टम जो है हमने वो इम्प्रूव नहीं किया। और तीसरा सबसे बड़ा जो जुल्म हमने किया है कि हमने यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का बायस बनने वाली सबसे ज़्यादा मौजूद ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए जो सबसे अच्छा नेचुरल ऑपरेटर्स था दरख्त, उनको बेदर्दी से ख़त्म किया है। शहरों से, पहाड़ों से, मैदानों से, जहाँ जहाँ पे हमें मौका मिला, क्योंकि दरख्त ही वो नेचुरल एक फर्स्ट लाइन लेयर है जो न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करती है बल्कि सैलाबों को रोकती है। ये डिफेंस लाइन है, ये पानी को रोकती है, ये पहाड़ों से लुढ़कने वाले पत्थरों को रोकती है, ज़मीन मट्टी की इरोजन को रोकती है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा होता कि हमारे साथ क्या होने वाला है, इवन दाओ कि हमें जो एनवायरनमेंट साइंटिस्ट हैं वो बहुत अरसे से काशन कर रहे थे कि भाई आप सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे, क्योंकि आप जस्ट यू आर लोकेटेड अंडर द फुट हिल्स, अंडर द आउटस्कर्ट्स ऑफ हिमालय। तो इंडिया पाकिस्तान को तो ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली हम और चीज़ों पे तवज्जो किए रखी हमने, और जो असल इशूज़ से उनकी तरफ हमने तवज्जो असल इशूज़ को तो हमने बिल्कुल एड्रेस ही नहीं किया। डॉक्टर ज़ैनब नईम, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शफीक अहमद कंबोज साहब भी, कि ये अनफॉर्चुनेटली हमने जो प्रायोरिटी सेट करनी थी वो हमारी थी नहीं। और आप और मैं तो पता नहीं कितने प्रोग्राम्स में कहते आ रहे हैं, और इवन हमने तो सॉल्यूशंस भी यहाँ पे सजेस्ट किए कि हम क्या कर सकते हैं। बिकॉज आप और मैं अगर टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे। क्या हमारी नीयत नहीं है, हमारी विल का मसला है? हम समझ नहीं रहे कि ये कितना बड़ा डिज़ास्टर आइंदा आने वाले सालों में खुदा न खास्ता हम उससे गुजरेंगे, और अभी हम गुजर भी रहे हैं। बिल्कुल अर्मिला, और मुझे खुशी है कि आपके उस्ताद मोहतरम, मेरे भी उस्ताद मोहतरम, इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, और आई एम रियली ग्लैड कि फाइनली सम मतलब दिस इज मेकिंग सेंस। क्योंकि मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी जो मैं फेस करती हूँ कि लोगों को समझाना क्लाइमेट चेंज ये बड़ा मसला है। हमें लगता है लोगों को पता है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट लोगों को नहीं पता। लोग साइंस को कनेक्ट नहीं करते, और लोग अपनी वो कहते हैं ना कि सुनी सुनाई बातों को आगे पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। यही हालात हमारी पॉलिसी लेवल पर भी हैं।
जब हम लोग साइंस को कनेक्ट नहीं कर पाते और हम कहते हैं कि ये सैलाब तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से चले आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, इसमें बस आप ये कर ले यूं कर ले तो हम बच जाएंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं है, लाइक देयर इज नो साइंटिफिक बैकिंग, तो आप सफर करते हैं। अब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि पूरी दुनिया में साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स का पैनल है, वो हमें अपनी 6 असेसमेंट रिपोर्ट्स अब तक निकल चुकी हैं, काफी सदियों से निकाल रहे हैं, और वो हमें बता चुके हैं। 6ठी असेसमेंट रिपोर्ट में खास तौर पर जिक्र है कि साउथ एशिया का खित्ता सबसे ज्यादा मुतासरा खित्तों में से एक होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन डायनामिक्स ऐसे हैं, यहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है, यहाँ पे मामलात ऐसे हैं, गुर्बत ऐसी है कि ये खित्ता सफर कर सकता है। हालांकि इस खित्ते की इतनी कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं है, लेकिन अब मसला ये है कि खित्ते में पाकिस्तान की उतनी कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं है, पर खित्ते में बाकी ममालिक की कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो बढ़ रही हैं। हो सकता है अगर पाकिस्तान ने भी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस पे ना ध्यान दिया तो अगले कुछ सालों में हम भी कंट्रीब्यूटर हो सकते हैं, पर फिलहाल हम सफर कर रहे हैं। तो अभी जरूरत इस बात की है कि आपने जब अपने आवाम को भी बताना है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, जब तक आप उसको साइंस के लेंस से नहीं समझाएंगे एक आम आदमी को, वो उस चीज को कभी सीरियस नहीं ले सकता। तो ये अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है, चाहे वो आपका टॉप मोस्ट लेवल है, चाहे वो आपका एक फार्मर का लेवल है। फार्मर फिर समझ जाता है कि जमीन में, अभी जैसे मैं कल एक वीडियो देख रही थी, इंडिया से जो पानी छोड़ा जा रहा है, जाहिर है वो उनके डैम से छोड़ा जा रहा है, उस पानी में बहुत ज्यादा सिल्ट और रेत आ रही है। तो जो अब पानी उतर रहा है मैदानी इलाकों से, पंजाब के कुछ इलाकों से, वहां पे उनकी ज़रई जमीन में रेत जो है भर गई है, और वहां पे फूड इनसिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला बनेगा। ये इन द लॉन्ग रन एक साइलेंट डिजास्टर होगा। आपके कैश क्रॉप्स, आपके खेत खलियान तबाह हो रहे हैं, और हमारे मुल्क में फूड इनसिक्योरिटी या एग्रीकल्चर सेक्टर की उस लेवल की पॉलिसी कोई है ही नहीं जिसमें आप उसको प्रायोरिटाइज करें, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम कहते हैं ये हमारी बैकबोन ऑफ इकोनॉमी है। तो ये मामला है जब हम प्रायोरिटाइजेशन गलत कर देते हैं और हम इंतजार करते हैं कि डिजास्टर हमारे सर पे पड़े। अभी आगे सर्दी आ सकती है और उसमें हमें अगेन कुछ नया स्पेल हम अगर बारिशों का देख रहे हो, तो आप अंदाजा लगाएं फ्लड अफेक्टीज की तकलीफों का कि वो कैसे उस चीज को सफर करेंगे। वहां खवातीन हैं, उनके अपने मसले हैं, बच्चियां हैं, छोटे बच्चे हैं, एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, उनके पास कोई कैश नहीं है इस वक्त कि वो सपोर्ट कर सके। सो जस्ट इमेजिन द इन द लॉन्ग रन आपके किधर चला गया आपका कंट्री, इकोनॉमिकली किधर चला गया आपका कंट्री, उसका जीडीपी। तो अब हम तरक्की की बात भी कैसे करें, क्योंकि अगले सैलाब आने में भी चंद महीने रह गए। यू आर सो राइट। और डॉक्टर साहब, ये जो भी डॉक्टर ज़ैनब बात करी है कि ये फॉर द टाइम बिंग सैलाब की तबाहकारियाँ नहीं है, लॉन्गर रन में अब चूँकि हम एक्सट्रीम वेदर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, गर्मी है, बारिशें हैं, सैलाब है, सर्दी एक्सट्रीम पे है, ये जो हमारा एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है, ये तो जिस साउथ पंजाब की, हम पंजाब के इलाकों की बात करें, सारा एग्रीकल्चर लैंडर जो पानी उतर है, जैसे अभी ज़ैनब ने कहा है कि ये तो बड़ी एक मसला है, चैलेंजिंग है उन लोगों के लिए जिनकी ज़रई ज़मीन है और उनका सारा इकोनॉमी का सिस्टम इस पे चल रहा है। ये सिर्फ उनका नहीं है, हम सब का है। आप अगर देखें तो जो पानी आया है इस वक्त सैलाब की शक्ल में, अभी तक वो सिर्फ पंजाब के प्लेन्स में से गुजरा है और उसने चावल की तैयार फसल बिल्कुल तबाह के रखी है। और अभी सिंध जा रहा है, अभी सिंध जाया जहाँ कपास तकरीबन तैयार होने वाली है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हम एक एग्रो इकानमी हैं और हमारी बेस लाइन जो 2 बड़ी क्रॉप्स हैं वो अगर तबाह हो जाएंगी, फल सब्जियों की तो बात फिलहाल छोड़ दें, तो आने वाले दिनों में ये जो हमें एक बड़ा क्राइसिस नज़र आ रहा है वो फूड सिक्योरिटी के हवाले से है। हमारे पास ना इनफ अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कम होंगे, बल्कि चावल की कीमत भी साल ऊपर जाएगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने बड़े पैमाने पे, चूँकि कोई अनचेक्ड हमारे यहाँ एक्सपेंशन हो रही है पॉपुलेशन की भी, आबादियों की भी, तो लोगों ने दरियाओं के बेड्स के अंदर जाके चावल की फसल चनाब के अंदर, रावी के अंदर लगाई हुई थी। चूँकि इस दफ़ा नॉन लेगेसी मीडिया है, पहले तो हमें ज़्यादा खबरें आती थी लेगेसी मीडिया से, अब हर बंदा यूट्यूबर
यूट्यूबर है वो मोबाइल लेके दरियाओं के अंदर पहुंच गया है। तो वो मैं देख रहा था तो मैं कहा कि यार ये तो बहुत आने वाले दिनों के लिए एक बिग क्राइसिस है। मेरे ख्याल में एक जो अरमला इसमें पॉइंट हम मिस कर रहे हैं, वो जो आप कह रही हैं ना फहम और अदराक का, वो हमें मेरे ख्याल में अब इस जो नैरेटिव्स बन रहे हैं उसके अंदर उसमें वी नीड टू एडिट अप इन ऑल दीज नैरेटिव्स, वो है कि सियासतदानों को ना एक मसले पे अब एका करना होगा। हम पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर चुके हैं, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन है। 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे आपने 25 करोड़ से ज़्यादा लोग बसा दिए हैं, तो लोगों ने कहाँ जाना है? हम कोई जो है प्रोड्यूसर कंट्री तो है नहीं, कंज्यूमर्स ही हमारी सोसाइटी है, ठीक है। हम कोई साइंस टेक्नोलॉजी तो बेचने वाले लोग हैं नहीं, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ हम नहीं इस वक्त सस्टेन कर सकते। तो लोगों ने कहीं तो रहना है, लोगों ने खाना भी है, तो लोगों को जब कुछ नहीं मिलता और फिर वो एक पॉवर्टी है, तो इवेंचुअली वो दरियाओं के दरमियान में जाके बस रहे हैं, वो नदी नालों के दरमियान में जाके बस रहे हैं। उनके पास चूँकि गुर्बत है, तो पॉवर्टी और इसके दरमियान बड़ा एक नेक्सस है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के दरमियान, कि जब उनके पास पैसे ही नहीं है कि वो गैस खरीद के अपने 3 वक्त का खाना पका सकें, वो दरख्तों को काटेंगे। तो हमारे पास इसलिए आज तक जो है वो ट्री कवर 4% से ज़्यादा इंक्रीज ही नहीं कर सका, क्योंकि इसलिए लगाते हैं एफॉरेस्टेशन रीफॉरेस्टेशन की बहुत ज़्यादा कैंपेन्स हैं, लेकिन डीफॉरेस्टेशन जो है वो इन दोनों को इसलिए कवर कर जाती है कि लोगों के पास चारा ही नहीं है और कोई दरख्त काटने के अलावा। तो हमें इस वक्त पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे भी बात करनी होगी हमें अपनी। और अच्छा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारे सियासतदान हो गए, हमारे मजहबी और रहनुमा हो गए, और जो पावरफुल फैक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं वो इसको ओन नहीं कर रहे। जब वो इसको ओन नहीं कर रहे तो पब्लिक में इसकी जो है वो आप क्या कह सकते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट के तहत लोग भी इसको इशू नहीं समझ रहे। सही बात है। इस पे बात कर रहे हैं तो हमारे वजीर ख़जाना कर रहे हैं जो नॉन इलेक्टेड हैं, तो इसलिए उनको चूंकि उनको खतरा नहीं है कि मैंने जो है मेरा कोई वोट बैंक इससे मुतासर होगा। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जो ओपिनियन लीडर्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग फैक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, उनको इवेंचुअली अब सोचना है कि इस सोचना नहीं बोलना है और पब्लिक एजेंडा सेट करना है, ठीक है। और अक्रॉस ऑल रैंक एंड प्रोफाइल और तमाम सियासी जमातों को, सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी एक दो को कहें, तो उनको लोगों को ये एहसास दिलाना है कि आने वाले साल मुश्किल है, मज़ीद मुश्किल है। मैं बड़ी जो है मायूसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन देखिए आपने क्लाइमेट चेंज को अब आप नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज मेरे और आपके एक्शन से नहीं रुकनी, ये एक ग्लोबल एफर्ट होगी कि पूरी दुनिया खसूसन अमीर तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो अपनी ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस को कम करें। वो उस पर तैयार नहीं है। अनफॉर्चुनेटली दुनिया में ऐसी लीडरशिप आ गई है जो क्लाइमेट चेंज डिनायर है, वो इस पर यकीन भी नहीं कर रही। वो ड्रिल बेबी ड्रिल पे लगा हुआ है वहाँ पे हजरत ट्रंप साहब, तो इवेंचुअली यानी आप देख रहे हैं वो नई ड्रिलिंग करने के लिए बेताब हैं। तो इस सारे सीन सिनेरियो में हमें इस वक्त नज़र आ रहा है कि आने वाले सालों में सूरत हाल कोई खुशकुन नहीं है, खुशगवार नहीं है। तो हमें फिर दूसरी साइड पे जाना है एडेप्टेशन, कि अब इस न्यू नॉर्मल के मुताबिक हमने खुद को कैसे ढालना है। तो उस एडेप्टेशन के लिए हमें अपनी पॉपुलेशन साइज के बारे में सोचना है, हमें रीमॉडलिंग करनी है कि अब बहाली के अमल में हमने लोगों को कहाँ कहाँ जाके बसाना है। और इसके साथ साथ हमें यह भी सोचना है कि हमने अपना जो फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम है या और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने का पेशीन गोई का निज़ाम है, उसको कैसे स्मार्ट करना है। तो मेरे ख्याल में ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिनको एड अप किए बगैर हम आने वाले सालों में इस आफत से लड़ने में कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल, यू सो राइट कि ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं है डॉक्टर ज़ैनब, हमें मुख्तलिफ फैक्टर्स को, और ये पॉपुलेशन वाली बात तो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जिस तबके की हम बात कर रहे हैं, जिस एग्रीकल्चर लैंड पे जो लोग आबाद हैं, वहाँ पर जो आबादी बढ़ने की शरह है वो आम मुल्क से ज़्यादा है आई बिलीव, और उस रेशो ने समहाउ कहीं ना कहीं उनके लिए पॉवर्टी के साथ साथ बहुत सारे और चैलेंजेस भी क्रिएट किए हैं, क्योंकि लोगों को बसाना है, उनको कहीं रखना है, उनके बच्चे, और फिर बच्चा ऑलरेडी जो एक बड़ी तादाद में स्कूल से बाहर है, बेसिक हेल्थ नेसेसिटीज़ नहीं है। ये पॉपुलेशन बढ़ने के साथ जो चैलेंजेस है, आपका फूड शॉर्टेज है, फूड सिक्योरिटी है, बहुत चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। तो ये तो कंबाइंड एफर्ट ही हमें रिक्वायर्ड होगी, एज डॉक्टर साहब सेड। बिल्कुल, मैं इनके साथ एग्री करती हूँ, लेकिन फिर हमारे पास एग्जाम्पल है चाइना की भी, और चाइना में उन्होंने अपनी डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों को प्रायोरिटी दी है और उसके साथ वो तरक्की कर रहे हैं। और चाइना हमारे बाद जो है उसका ये सफ़र शुरू हुआ है, तो इस वजह से जो है हम कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हम अमेरिका या यूरोप की तरफ देख रहे हैं, हम अपनी जो है वो नेबरिंग कंट्री को देख लें, उससे सबक सीख लें। देखिए मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू आ रहा है, देखिए डॉक्टर ज़ैनब, मैं एक बात कहूँगा कि चाइना
ने साथ दोनों चीज़ों को चलाया तो है, लेकिन उसने दुनिया के लिए मसाइल करना शुरू कर दिए हैं कि वो 25% ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस जो है इस वक्त कर रहा है। ठीक है, तो अपने लोगों को तो उसने गुर्बत से निकाला, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि उसकी एमिटेड ग्रीन हाउस गैसेस के नतीजे में क्लाइमेट चेंज का जो इशू है वो मज़ीद ग्रे होता जा रहा है। तो इसलिए मैं वो ये कहूँगा कि ठीक है, डेवलपमेंट के साथ साथ अब पॉपुलेशन भी है, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल किए बगैर शायद हम आगे ना बढ़ सकें। बिल्कुल बिल्कुल जी डॉक्टर मैं ज़ैनब। आपकी उस बात से एग्री करती हूँ, लेकिन ये बात भी है कि चाइना का ही आगे विजन है फॉर डिकार्बनाइजेशन, चाइना की ही ग्रीन ग्रोथ का भी विजन है, और चाइना लीड भी कर रहा है ग्रीन जो है BRI, वो एक्सपैंड भी कर रहा है, लेकिन वो अपने विजन के साथ चल रहा है। उसको टाइम लगेगा, जैसा कि मैंने बताया कि वो हमारे बाद उसका तरक्की का सफर शुरू हुआ, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करके चाइना का आगे 2030 के बाद चाइना के एमिशंस भी रिड्यूस हो जाएंगे और चाइना के मामला ठीक हो जाएंगे। उन्होंने एटलीस्ट दे हैव ट्राइड, और उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करके साथ साथ क्लाइमेट एक्शन पे शुरू की बात। अब अगर हम अपनी बात करें, मेरे ख्याल से जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो ये है कि आप देखें जिन चीजों को हम लिंक भी नहीं कर पा रहे, एंड ऑफ कोर्स आपकी बात से सहमत होते हुए कि पॉपुलेशन डायनामिक्स उसमें बहुत बड़ा इशू है, वो ये है कि जब ऐसे मामलात होते हैं, जब जाहिर सी बात है सैलाब आते हैं, तो गांव से लोग माइग्रेट करते हैं शहरों की तरफ। हालांकि गांव से शहरों की तरफ माइग्रेशन शुरू से होती आई है, लेकिन क्लाइमेट चेंज ने इस माइग्रेशन को फ्यूल कर दिया। फिर पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने अफगान माइग्रेंट्स को भी बहुत पनाह दी, और हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया उनके मुश्किल टाइम में, तो हमारे माइग्रेंट्स का भी बहुत बड़ा इशू था। और फिर हम वॉर ऑन टेरर के भी सफर करते रहे हैं, तो वो फैक्टर्स भी आ गए। अब जब वो माइग्रेंट्स जो है शहरों में आते हैं, गांव से लोग आते हैं, आबाद होना शुरू होते हैं, अर्बन स्प्रॉल का मसला शुरू होता है, यानी शहरों की कोई जोनिंग नहीं है, जिसकी वजह से हम बता ही नहीं पाते किधर गांव किधर शहर, सारे मिक्स्ड अप बेहंगम किस्म की आबादी जो है वो बढ़ रही है, और उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो पहला फैक्टर तो ये। दूसरा फैक्टर ये है कि जो 2022 की अब हम एक स्टडी कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने देखा कि 2022 में जब हम लोग सिंध के कुछ इलाकों में गए, वहां पे 2010-11 में भी सैलाब से वो इलाके तबाह हुए थे, फिर 2022 में भी। तो वहां पे हम लोग सर्वे कर रहे थे, और वहां पे एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, जो हमने उनसे पूछा आपको कैश ट्रांसफर प्रोग्राम मिला, और ये कहते हैं बेटा मेरा तो कुछ भी नहीं बचा। हमने कहा आपका मतलब क्या हुआ था? कहते हैं मेरा पहले 2010 में घर गिरा, मैंने फिर तामीर किया, मेरी जमीन भी बह गई थी, मुझे जमीन भी मिली, 2022 में फिर खत्म हो गया था। यानी उस वक्त कहते हैं कि मैंने ना अभी कुछ दिन पहले अपने बेटे को इलीगली माइग्रेट करवाया मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में, और वो कश्ती डूब गई। सो ये चैलेंजेस हैं कि आप इस चीज को, सोशल एस्पेक्ट को और माइग्रेशन को क्लाइमेट से लिंक नहीं कर पाते, और हम बहुत रिजिड हैं इन चीजों में। हम कहते हैं कि नहीं ये सोशो इकोनॉमिक फैक्टर ही है, क्लाइमेट का लेना देना नहीं है। तो इधर मैं बात करती हूँ कि जब आप साइंस को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाते, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ग्रीन नहीं है, रिजिलियंट नहीं है। आप देखें क्या हम अपने घरों में बगैर एसी के गर्मियों में बैठ पाते हैं? घरों की कंस्ट्रक्शन एज पर ग्रीन बिल्डिंग कोड्स हम नहीं करते, हॉरिजॉन्टली हम एक्सपैंड करते जा रहे हैं, वर्टिकली सिर्फ चंद शहरों में हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, जिसकी वजह से आपकी ग्रीन अर्बन स्पेसेस खत्म हो रही हैं। सो आई थिंक अर्बन प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हम रूरल टू अर्बन माइग्रेशन को कर्टेल करें, वरना हमारा जहां एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो रहा है, वहां हमारी इंडस्ट्रीज पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। कुछ चीजें हमें नेशनल इंटरेस्ट में देखने की जरूरत है, एंड विद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कंट्रोल, जो कि हमारे जैसे मुल्क के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए हमें डेटा रिक्वायर्ड है। जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा जो है अभी तक हमारे मुल्क में लैक कर रहा है। डॉक्टर ज़ैनब, ये जो डेटा की आपने बात की है ना, इस पे मैंने ज़रूर आप दोनों का कमेंट लेना है, क्योंकि ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो विदाउट एनी क्लू, विदाउट एनी डेटा, ये सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। दुनिया नंबर्स के ऊपर चल रही है, डेटा स्टैटिस्टिक्स पे चल रही है, और हम अभी तक बहुत सारी चीज़ों में इस मामले में पीछे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए जहाँ पे हम सैलाब और उसकी तबाहकारियों का जिक्र कर रहे हैं और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको मज़ीद ट्रिगर कर रहे हैं और क्या हम इस पे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। आप चूँकि हम इस सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या बेहतरी हो सकती है इन चीज़ों को आइंदा आने वाले सालों में कंट्रोल करने के लिए, उस पर भी डिस्कशन जारी है। लेकिन मीनवाइल जी, हम जहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों का जिक्र कर रहे हैं जहाँ सैलाब ने अपनी तबाहकारियाँ की हैं, ऐसे में कश्मीर में भी जी दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे की जो सैलाबी सूरत हाल है वो बरकरार है, जो आइंदा आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट की जा रही है कि तशवीशनाक हद तक बढ़ सकती है। इस वक्त हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट नादिर अली वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि क्या तफसीलात है। जी नादिर, बताइएगा। जी देखें, जैसा कि पंजाब के मुख्तलिफ दरियाओं में इस वक्त जो है वो सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। तबाहकुन जो सैलाबी रेले हैं वो पंजाब की कई बस्तियां और कई शहर और कई देहात उजाड़ते हुए जो है वो दरिया सिंध से टकराने के लिए तैयार हैं। मैं आपको इस वक्त दरिया सिंध गुड्डू बैराज की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करता चलूँ। इस वक्त गुड्डू बैराज के मकाम पर जो पानी का बहाव है वो इस वक्त 3,60,777 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गुड्डू बैराज से पानी का अखराज 3,45,373 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में जो है वो इजाफा हुआ है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक हफ्ता कबल जो है दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम से 5,47,000 क्यूसेक का जो रेला है वो यहाँ से बासानी गुजर गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो कच्चे के कुछ देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आए थे और खड़ी फसलें जो है वो हज़ारों एकड़ पर वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो गई थी। उसके साथ इस वक्त जो है अगर बात की जाए सैलाबी रेले की, तो जो सैलाबी रेला है इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ दरियाओं से होता हुआ पंजनद के मकाम पर पहुँचेगा और उसके बाद जो है वो दरिया सिंध और गुड्डू बैराज का जो है वो रुख करेगा, जिसके बाद जो है ये बताना जो है इस वक्त नामुनासिब होगा कि गुड्डू बैराज के मकाम से आखिरकार कितना जो है वो सैलाबी रेला गुजरेगा। तो क्योंकि वो पंजाब के जो मुख्तलिफ दरिया हैं उनका पानी इकट्ठा होकर पंजनद के मकाम पर जो पहुँचेगा तो उसी वक्त जो है ये मालूम हो सकेगा कि गुड्डू बैराज के मकाम से 10 लाख या 15 लाख या 8 लाख या 9 लाख का कोई जो रेला है वो यहाँ से गुजरेगा। क्योंकि 2 रोज़ कबल यहाँ पर CM सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी गुड्डू बैराज और हिफाजती बंदों का दौरा किया था। उसका भी यही कहना था कि इस वक्त हम जो है सिंध में और कच्चे के इलाकों में और गुड्डू बैराज के हवाले से उन्होंने कहा कि हम सुपर फ्लड की जो है वो तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कश्तियाँ और मेडिकल कैंप समेत जो है वो जो अमला है वो भी वहाँ पर जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया है। और कच्चे के मकीनों को भी ये बता दिया गया है कि गुड्डू बैराज के मकाम पर किसी भी वक्त जो है वो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि वो कच्चे के जो मकीन हैं उनको माल मवेशी दीगर सामान और बच्चों समेत जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए, किसी भी मुश्किलात का जो है वो सामना न करना पड़े। इस वक्त जो है दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर जो पानी की सतह है वो बुलंद होती जा रही है। और गुड्डू बैराज की अगर बात की जाए गेट की, तो यहाँ पर गुड्डू बैराज के 65 गेट हैं, उन्हें भी जो है इंतज़ामिया की तरफ से अप किया गया है ताकि ये पानी निकल सके और आने वाले जो सैलाबी रेला है उसका हम सामना कर सकें। जी ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच नादिर अली, बहुत शुक्रिया कि आप इस हवाले से बता रहे थे। अच्छा जी, हम कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे थे और डेटा की बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। अभी डॉक्टर शफीक अहमद कंबो साहब ने भी बात की कि हमने जो पॉपुलेशन कंट्रोल है इस पर भी फोकस करना है। फिर डॉक्टर ज़ैनब नईम ने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऐड किए। डॉक्टर साहब, ये जो हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो एक चीज़ डेटा रिसर्च, ये सारे स्टैटिस्टिक्स हमारे पास होना ताकि हमें इन चीज़ों के इम्पैक्ट का इदराक हो सके। अनफॉर्चुनेटली हम इन चीज़ों में अभी बहुत पीछे हैं, या हमारा वही बात है कि फोकस नहीं है। जी बिल्कुल, डाटा साइंस की जो सोर्सेज हैं हमने एक तो उनको एम्पावर नहीं किया, दूसरा हमने उनको सही यूटिलाइज़ नहीं किया। एम्पावर करने से मुराद ये है कि हमारे पास जो वहाँ पे बैठे हुए साइंटिस्ट हैं, जहाँ से नॉलेज और हब्स हैं, हमने उनको एक तो उनकी ट्रेनिंग्स नहीं करवाई, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की। दूसरा, जो बाहर से पढ़ के आ गए, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई, उनको हमने सही तरीके से यूज़ ही नहीं किया कि उनकी तरफ से किए पब्लिक। मैं आपको बताता हूँ अरमला, इतने क्वालिटी के पाकिस्तानी साइंसदानों ने रिसर्च पेपर लिखे, पेटेंट्स जो है रजिस्टर करवाए, प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो साइंस कम्युनिकेशन, साइंस जर्नलिज्म के ज़रिए से और पॉलिसी मेकिंग के अंदर मुझे वो डाटा कहीं पर भी नज़र नहीं आता। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार देखें ये कितनी आइसोलेशन है हमारे यहाँ कि कम्युनिटी बैठी कुछ काम कर भी रही है और अनफॉर्चुनेटली उसकी जो यूटिलाइजेशन है पॉलिसी मेकिंग के अंदर, डिसीजन टेकिंग के अंदर, पब्लिक जो है बेनिफिट के लिए उस साइंस का इस्तेमाल वो होता हुआ नजर नहीं। डॉक्टर साहब, आपने साइंस कम्युनिकेशंस में बड़ा काम किया है, तो इनफैक्ट आपकी भी ज़ाहिर है रिसर्चेस और ये सारे डेटा एनालिसिस होंगे। आई एम श्योर कि ये चीज़ें बड़ी हेल्पफुल हैं।
कोविड में जब जर्नी में था तो मैं देखता था कि उनकी जो यूनिवर्सिटियां हैं उसके अंदर बैठे हुए वायरोलॉजिस्ट, उसके अंदर बैठे हुए जितने ज़ूलॉजिस्ट थे, उनके कमरों के बाहर कैमरे लगे हुए हैं और वो हर वक्त जो जर्नलिस्ट उनको जो हैं पोक कर रहे हैं, सर बताएं अब ये कोविड किस साइड पे जाएगा, वैक्सीन कहाँ तक पहुँची, कोई रेमेडी आप बताएं, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग तो काम नहीं कर रही, इसका क्या मतलब है कि ये उसके ज़रिए से नहीं फैल रही जो है हमारे जो ये ड्रॉपलेट इफेक्ट के ज़रिए से, ये तो कोई और इफेक्ट लग रहा हो। प्रेशर आया साइंसदानों पे, वो डाटा दे रहे हैं, हाँ यार ये हमें डाटा ये बता रहा है कि हमने 1.5 मीटर का फासला किया फिर भी ये फैल रही है, इसका मतलब ये ड्रॉपलेट इफेक्ट नहीं आ रहा, ये जो हम बात करते हुए हमारे मुंह से एरोसोल इफेक्ट निकलता है वो पानी के कतरों का, ये उसके ज़रिए से फैल रहा है। यानी एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल मैंने वहाँ पर देखा कि जर्नलिस्ट जो हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं डाटा प्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्टों को जनरल पब्लिक के साथ। तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ मिसिंग लिंक विच एग्जिस्ट ओवर हेयर। और इस क्लाइमेट चेंज के इवेंट के अंदर भी हमने देखा है कि हमारे यहाँ जो बहुत अच्छी साइंस प्रोड्यूस हुई है, हमारे साइंटिस्टों ने बड़ा अच्छा हमें ऐसे बीज मुतारफ़ करवाए हैं जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं। हमारे यहाँ इतनी अच्छी प्रैक्टिसेस उन्होंने पानी की कि जी हम एक वाटर स्कार्स कंट्री भी हैं, ठीक है, इस वक्त वाटर अबंडेंट हैं, अब ये वाटर मिसमैनेजमेंट की वजह से है, लेकिन वाटर स्कार्सिटी के लिए उन्होंने बड़े अच्छे हमें ड्रिप इरीगेशन के और स्प्रिंकलर वाटर उसके जो तरीके यहाँ पे मुतारफ़ करवाए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वही है ना कि कनेक्ट नहीं है, हम यूटिलाइज नहीं कर रहे, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकी जो साइंस को प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सके, सोर्स से लेके उसको जो इवेंचुअल बेनिफिशरी तक जो है वो पहुँचा सके। बिल्कुल सही है डॉक्टर ज़ैनब, ये भी डॉक्टर शफीक अहमद कंबो ने जो बात की है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि लोग मौजूद नहीं है जो कंट्रीब्यूट कर सकें। वी हैव ऑल द पोटेंशियल, वी हैव पीपल जो पॉलिसी मेकिंग में हमें बहुत ब्रिलियंट तरीके से हेल्प कर सकते हैं और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम यूटिलाइज ही नहीं करना चाह रहे, हमें समझ ही नहीं है। मुझे लगता है घूम फिर के डॉक्टर ज़ैनब ये बात हमारी समझ पे ही आ रही है कि हमने इस चीज़ को अभी तक इदराक किया ही नहीं कि ये मसला है, बाकी तो फिर हम सॉल्यूशंस की तरफ क्या ही जाएंगे। देखिए अर्मिला, एक अलमिया आप ये देखें कि हमारे मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ठीक है, यंगस्टर्स का ट्रस्ट जो है वो उठता जा रहा है, 64% से ऊपर आपके यंगस्टर्स हैं। पब्लिक सेक्टर में उनके लिए जॉब्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि पब्लिक सेक्टर में हमें एक्सपीरियंस लोग चाहिए जिनका 20 साल 25 साल एक्सपीरियंस है और जो हमें सॉल्यूशंस दें। आपके यंगस्टर्स के पास सॉल्यूशंस मौजूद हैं, तो जब आप उनको मौके नहीं देते वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, पहला फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर ये कि हमारे यहाँ अगेन हम देखते हैं कि ओवरसीज जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको मौके दें, हम उनके लिए यहाँ पे प्रोग्राम्स लॉन्च कर देते हैं। आई मीन व्हाट एन आयरनी कि आपके मुल्क के अपने यंगस्टर्स सफर कर रहे हैं जो ओवरसीज, उनको देने चाहिए, बिल्कुल उनको बुलाए, उनको सिखाए, लेकिन जो ऑलरेडी मौजूद हैं, इसका मतलब है कि आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज आपको यूज कर पाए, तभी आपको ओवरसीज जो है वो देखना पड़ रहा है कि जो बच्चे बाहर पढ़ने गए हुए। आई मीन दिस इज अ ह्यूज डिस्कनेक्ट, और ये बिकॉज आई डील विद यंगस्टर्स ऑन अ डेली बेसिस, तो वो मैं सुनती हूँ कि हम लोग करियर कैसे यहाँ पे परस्यू करें। हमारी रिसर्च रद्दी की टोकरियों में चली जाती है, जैसे डॉक्टर साहब भी यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारी रिसर्च को कोई कनेक्ट नहीं कर पाता, वो एकेडमिया की तरफ से भी लैब्स है, वो इंडस्ट्री की तरफ से भी लैब्स है, पर वो आपकी गवर्नमेंट की भी स्ट्रैटेजी मौजूद नहीं है। इस वक्त आप पूरी दुनिया में देखें, आपके मुल्क से लोगों को बुलाया जाता है कि यंगस्टर्स आए हमारे मुल्क में आके सर्व करें क्योंकि हमारे मुल्क की पॉपुलेशन ओल्ड हो रही है। आपके पास इतना बड़ा सरमाया है और आप उसको वेस्ट कर रहे हैं। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, देखिए आप और मैं वेस्ट पे बात करते हैं, इतने यंगस्टर्स के पास सॉल्यूशंस हैं, वो काम कर भी रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेस में रहते हुए। मसला क्या है, उनकी स्केलेबिलिटी के लिए उनको कोई सपोर्ट नहीं है पब्लिक सेक्टर से। मसला क्या है, उनकी स्केलेबिलिटी के लिए उनके वो नेटवर्क्स नहीं है, उनका वो एक्सपोजर नहीं है कि आप उनको स्केलेबल कर सके। जब तक आप खुद अपने इस सरमाए को आगे नहीं बढ़ाएंगे और आप पुराने ओल्ड रिजिड मेथड्स पे ही अपना रखेंगे कि हम उन्हीं लोगों से बात करें जिन्होंने पिछले 30 सालों में कुछ नहीं किया और वो अभी भी कह रहे हैं कि हम आपको सोल्यूशन देते हैं, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो आई थिंक यू नीड टू शिफ्ट योर नरेटिव कि आप यंगस्टर्स को
मौके दें और उनसे बात करें, दिखाएं उनको। डॉक्टर ज़ैनब, हमने यंगस्टर्स को सिर्फ पॉलिटिक्स की हद तक या पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए रख लिया है। हम समझते हैं कि यंगस्टर्स वो भी नहीं रखा, मतलब वो भी नहीं रखा, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ वो भी इसलिए नहीं रखा कि अगर हमने अपने जो यंगस्टर्स को पोलिटिसाइज किया होता ना, तो वो क्लाइमेट चेंज पे इस तरह खामोश होकर ना बैठे होते। वो क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट होते, जिस तरह मगरबी मुल्कों के अंदर ग्रेटा थुनबर्ग की क़यादत में पूरी, और एक्सटिंक्शन रिबिलियन जैसी मूवमेंट्स हैं, फ्राइडे फॉर फ्यूचर जैसी मूवमेंट्स हैं, उन्होंने अपनी यूथ को क्लाइमेट के ऊपर एजेंडा दे दिया। हमने तो उनको भी यूज़ नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम अपनी यूथ को पोलिटिसाइज कर देते क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही, तो आज इस क्राइसिस से पाकिस्तान सिर्फ अकेला ना लड़ रहा होता। आज पूरी दुनिया के दारुल हुकूमतों पे प्रेशर होता कि पाकिस्तान के अंदर लाखों स्टूडेंट सड़कों पे हैं जो क्लाइमेट इनजस्टिस का बयानिया सड़कों पे लेके फिर रहे हैं कि हमारी कंट्रीब्यूशन इस क्लाइमेट चेंज में ना होने के बराबर है, बट वी आर एट द फोर फ्रंट ऑफ रिसीविंग इट्स एडवर्स इम्पैक्ट्स। हमें We do not need any charity from these powerful countries. We need our right. ठीक है, तो यानी आपने नौजवानों को ये नहीं किया, पोलिटिसाइज नहीं किया, उनको एजेंडा नहीं दिया। रियासत को चाहिए कि अपने नौजवानों को दें। देखें, दुनिया का सबसे मुतमईन मुल्क, सबसे खुश लोगों का मुल्क है फिनलैंड। ठीक है, इतना शायद अमीर ना हो जितने कि उसके पड़ोसी मुल्क हैं। फिनलैंड की मैं जब पढ़ता हूँ कि फिनलैंड की नौजवान यूथ दुनिया की सबसे ज़्यादा मुतमईन या खुश क्यों है, इसलिए कि उन्होंने उनको इतनी पोलिटिकल लिबर्टी दी हुई है। वो एक्सप्रेस कर सकते हैं वट एवर दे वांट टू से, वट एवर दे वांट टू डेमॉन्स्ट्रेट। अनफॉर्चुनेटली हमने अपने बच्चों को जब इतना डरा धमका चुप करा के रखा है, तो उन्होंने फिर ब्रेन ड्रेन ही होना है। उनको फिर लगता है कि हम किसी आज़ाद मुल्क में चले जाएं। तो मेरे ख्याल में बाकियों पे अगर आपको ख़तरा है कि इन इश्यूज़ के ऊपर इनको पोलिटिसाइज नहीं करना, तो जिस इशू पे करके आप इवेंचुअली पाकिस्तान की जो है, देखें हर 2-3 साल बाद सैलाब आ रहा है और हम फिर दोबारा से गुर्बत के उस चक्कर घन चक्कर में पिस रहे हैं। ठीक है, वो सैलाब आ रहा है जिसमें हमारा रोल नहीं है। ठीक है, जिसमें इंटरनेशनल रोल है। ठीक है, ये अभी हम डाटा की बात कर रहे हैं ना, डाटा प्रोड्यूस करना, डाटा शेयरिंग का कोई निज़ाम नहीं है। हिंदुस्तान ने पानी छोड़ा है, उसने आराम से प्ली ले लिया कि जी हम तो निकल गए उसमें से इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी से, तो दे डिडंट शेयर एनी डाटा विद अस, जस्ट उन्होंने डिप्लोमेटिक बस वारंट देके जा रहा है। मैं इसके मुकाबले में देख रहा हूँ जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इस वक्त क्लाइमेट चेंज से सिर्फ पाकिस्तान मुतासर नहीं, पूरी दुनिया मुतासर हुई है। यूरोप में इस साल तारीख की सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है, और साउदर्न यूरोप के अंदर जंगलों में तुर्की, यूनान, उसके बाद इटली, स्पेन, पुर्तगाल, सब मुल्कों में जंगल, क्योंकि सारे मिले हुए मुल्क, जंगलों में जब आग लगी है, जब वो एक मुल्क से दूसरे जाने में लगी है, तो वेल बिफोर द टाइम तुर्की ने यूनान को बता दिया कि भाई हमारी तरफ से तुम्हारी तरफ आ रही है, लोगों को इवैक्यूएट कर लो, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ ये पानी छोड़ रहे हैं, बस एक छोटी सी काशन दे रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि कितना लाख क्यूसेक वाटर आ रहा है अपने लोगों को, वेल बिफोर द टाइम नहीं बता रहे। तो मैं वही बात करने की कह रहा हूँ कि असल में जो इशू है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंभीर इशूज़ हैं, इनको हम इतनी आसानी के साथ जो है वो वही बात है डॉक्टर साहब, इतने सालों का बिगाड़ है, ये एक चंद दिनों में तो खत्म नहीं होगा या चंद महीनों में नहीं होगा, हमें फोकस करना पड़ेगा। ये जो भी डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल, आपने अभी कहा कि पूरी दुनिया इससे इम्पैक्ट हुई, हमें ये परसेप्शन मिलता है कि जी पाकिस्तान तो है इफेक्ट हो रहा है इस क्लाइमेट चेंज की सारे मामले से या ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन से, बट एट द सेम टाइम दुनिया भर में भी इसके साइड इफेक्ट्स या इम्पैक्ट्स तो आ रहे हैं समहाउ कहीं ना कहीं। हम पूरा साल देख रहे हैं, पहले हेल फायर्स लॉस एंजलिस में, अमेरिका के अंदर सर्दियों में इतनी खौफनाक आग लगी, हेल फायर का नाम दिया, फिर बोस्टन में सैलाब आया। यूरोप ने इस साल 2000 से ज़्यादा लोग मर गए हैं, जो एक्सट्रीम उन्होंने वहाँ पे हीट वेव्स देखी हैं। कल परसों हमने देखा हमारी तरह एक सिमिलरली सिचुएटेड कंट्री, वो भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से दबा हुआ, गुर्बत का मारा हुआ मुल्क है सूडान। सूडान में दारफर के अंदर जो परसों क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में लैंडस्लाइड आया है, वहाँ पर भी लोग इसी तरह से अनप्लैंड पहाड़ के नीचे बसे हुए थे। 1070 लोग, अभी आज सुबह अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा था कि 1070 लोग जो हैं वो बेचारे मर गए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि क्लाइमेट चेंज जो है, इसके नाम पे आने वाली आफतों ने सिर्फ पाकिस्तान, इसी तरह से इंडिया में जाएं, मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, इस दफ़ा हज़ारों लोग हिंदुस्तान में मर गए हैं। तो इसलिए हम जैसे जो मुल्क हैं, यानी जो सिमिलरली सिचुएटेड से मुराद ये है कि वो ममालिक जिन्होंने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की हुई है, जिन्होंने अनप्लैन्ड तरीके से एक्सपेंड किया हुआ है, जिन्होंने एज सच जो है अपने यहाँ फोर्स ही करके अपने सिस्टम को बेहतर नहीं बनाया, वो ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और वो ममालिक जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन्होंने इसको देखते हुए अपनी पॉपुलेशन को, उन्होंने अपने आप को क्लाइमेट रेजिलिएंट किया है और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के जरिए से अपने आप को बचाया है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज एन ऑनर हैविंग यू ऑन द शो कि आप तशरीफ लाए। डॉक्टर शफीक अहमद कंबो हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर ज़ैनब नईम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया
क्लाइमेट चेंज के हवाले से जी हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। वैसे तो कई दिनों से हम सैलाब के हवाले से बात कर रहे हैं और ज़ाहिर है ये बात करना बड़ा ज़रूरी भी है, लेकिन समहाउ अब मुल्क में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के साथ साथ तो कुछ इंटरनेशनल और क्रिकेट रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी जारी हैं जी। शारजा में जो ट्राई नेशन सीरीज़ है T20 सीरीज़, उसके चौथे मैच में जी अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रन से शिकस्त दी और कुछ परेशानी हुई, शायकीन को भी हैरानी हुई। अफ़गानिस्तान ने जी पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। 20 ओवर्स में 169 रन्स का जो एक के लिए स्ट्रॉन्ग टारगेट बनाया, जिसमें इब्राहिम जरदान और सदीकुल्ला की जानिब से निस्फ सेंचुरीज शामिल थी। पाकिस्तान की टीम जो हदफ के ताक़ुब में नाकाम रही, 151 रन्स बना सकी। फ़हीम अशरफ, साइम अयूब की अच्छी और शानदार बॉलिंग कह सकते हैं, उसके बावजूद टीम फतह हासिल नहीं कर सकी। दूसरी जानिब जी ICC ने ताज़ा तरीन रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें T20 बैटर्स में भारत के जो अभिषेक शर्मा पहले, बॉलर्स में न्यूजीलैंड के और ऑलराउंडर में भारत के जो हार्दिक पांड्या हैं वो पहले नंबर पर मौजूद है। इसके साथ साथ जी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हसन नवाज़, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़ और मोहम्मद नवाज़ अपनी कारकर्दगी के मुताबिक रैंकिंग्स में कुछ नुमायाँ तब्दीलियाँ हमने देखी हैं। अफ़गानिस्तान के जो मोहम्मद नबी हैं वो भी अपनी ऑल राउंडिंग रैंकिंग में ऊपर आए हैं। ये मैच और हालिया रैंकिंग्स कहीं ना कहीं इस बात की इंडिकेशन कर रहे हैं कि साउथ एशिया की जो क्रिकेट है उसमें मुकाबला ना सिर्फ ग्राउंड पर है बल्कि रैंकिंग्स में भी किसी हद तक इंटरेस्टिंग है। इस सारी सूरत हाल में बात करेंगे और जो ट्राई नेशन सीरीज़ जारी है, और पहले मैच में हम आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान को 39 रन से शिकस्त दी थी, मगर चौथे मुकाबले में पाकिस्तान को 18 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और क्या हमें इसमें मसले नज़र आए, फ्लॉज थे, क्या बेहतरी हो सकती थी? साइम अयूब और जहाँ पे मैंने हसन नवाज़ का जिक्र किया, उनकी जो परफॉर्मेंस के बावजूद फ़हीम अशरफ और साइम अयूब की बेहतर परफॉर्मेंस के बावजूद क्यों पाकिस्तान नहीं जीत पाया, इस पर हम ज़रा तज्जिया ले लेंगे। नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच नसीम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। पहले तो ज़रा ये ट्राई नेशन सीरीज़ पे मैं आपका कमेंट चाहूँगी, अभी तक के मैचेस को लेकर और पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान, क्या सूरत हाल जी आपको लग रही है? अर्मिला, अब तक अगर आप देखेंगे आपकी टीम में कंसिस्टेंसी की एक बहुत बड़ी कमी दिखाई दे रही है। इस टीम के अंदर आप अगर मैं कहूँ कि एक मैच जीतने के बाद दूसरे मैच में क्या परफॉर्मेंस होगी ये हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जिस तरीके से हम पहले 2 मैच जीते, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ मैच जीता, दैन हम इमारात के ख़िलाफ़ मैच जीतने में कामयाब हुए, तो हम काफ़ी हद तक ख़ुद को मनवा चुके थे। लेकिन उसके बाद जो दूसरा मैच हमने राउंड का अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ खेला, उसमें ऐसा लगा कि जैसे हमारी टीम जीतना भूल गई है। हम जिस अंदाज से टारगेट चेस करने के लिए गए थे वो बड़ा हैरान कुन था, और हमने अब तक टारगेट चेस नहीं किया इस टूर्नामेंट के अंदर। हमने पहले 2 मैच ज़रूर जीते, लेकिन स्टिल वी आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द फाइनल। इसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान अपने 2 मैच जीत चुका, हम अपने 2 मैच जीत चुके, और अभी 2 मैच बाकी हैं इमारात के, एक अफ़गानिस्तान से, एक पाकिस्तान से। अगर वो अपने दोनों मैच जीत लेते तो रन रेट की सूरत में माइट भी पॉसिबल कि अफ़गानिस्तान और इमारात क्वालिफाई कर जाएं। तो हमने जो स्टार्ट लिया, उस स्टार्ट के बाद हम वापस उस जगह पर आ गए कि जहाँ पे हमें दोबारा से एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। और आज जो हमारा मैच इमारात से है वो ख़ासा इम्पॉर्टेंट है। हम वो जीतने के बाद अपनी जगह फाइनल में पक्की कर सकते हैं। और मिला, अगर आप अपनी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो कंसिस्टेंसी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। किसी एक मैच में सलमान अली आगा के 50 दिखाई देते, किसी एक में साइम अयूब के 50 दिखाई देते हैं, किसी एक में हसन नवाज़ एक ऐसा प्लेयर है कि जिसको हमें मार्जिन देना चाहिए जो नया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं। मैं फ़खर जमान की बात करूं, साहबजादा फरहान पाकिस्तान टीम में उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन रिसेंट पास्ट में उनकी जो फॉर्म चल रही थी अब तक वो उस तरह नहीं खेल सके। इस ट्राई सीरीज़ के अंदर हम उनसे अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फ़खर जमान 3 नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं, अब तक वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। हम अगर नीचे आ जाते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस में कहीं कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं दे रही है। जो बहुत ही एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारा कोई प्लेयर तो ऐसा हो जिसमें कंसिस्टेंसी। और मिला, आप इससे अंदाज़ा करें कि अब तक जो मैचेस खेले गए ट्राई सीरीज़ के, उसमें 3 टीमें पार्टिसिपेट करी हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इमारात।
मैं आज देख रहा था कि टॉप 3 परफॉर्मर्स अब तक इस इवेंट के हैं, तो वो टॉप 3 परफॉर्मर्स अफगानिस्तान के हैं या इमारात के हैं। पाकिस्तान का कोई टॉप 3 में नहीं है, चाहे बॉलिंग में बात कर लें या बैटिंग में बात कर लें। तो अगर अफगानिस्तान, इमारात और पाकिस्तान खेल रहे हैं तो हमारे बॉलर हो या बैटर हो वो टॉप 3 में होना चाहिए। मेरा ख्याल है वो टॉप पर होना चाहिए। जो जिन टीमों से हम खेल रहे हैं, हम कोई ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेल रहे, इंडिया से नहीं खेल रहे, हम न्यूजीलैंड से नहीं खेल रहे, हम साउथ अफ्रीका से नहीं खेल रहे। अगर इसके बावजूद भी हमारे प्लेयर अब तक जो है वो पोजीशन में नहीं है, टॉप 3 में नहीं है, तो इससे अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि हमारे किसी प्लेयर की फॉर्म का लेवल बहुत अच्छा नहीं है और हमारा कोई भी बॉलर अब तक उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका। गो के हमने अपनी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर चेंज किया। हमने शाहीन शाह अफरीदी और हारिस के साथ पहला मैच खेला, फिर सलमान के साथ हम गए, हसन अली के साथ इमारात का मैच खेला, फिर हम शाहीन और हारिस रऊफ़ को वापस लेकर आए। अब क्या आज हम दोबारा सलमान को और उनके साथ हसन अली के साथ खेलेंगे? मेरा नहीं ख्याल। आपको शाहीन शाह अफरीदी के साथ तो जाना है, हारिस रऊफ़ से आप परफॉर्म नहीं हो रहा है, हारिस रऊफ़ से नहीं हो रहा तो वसीम जूनियर पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर हैं डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने के लिए इस वक्त मुल्क के अंदर। जमान खान आए थे लेकिन जमान उतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन इस वक्त अगर सबसे अच्छे कोई बॉलर है डेथ ओवर्स के अंदर तो वो वसीम जूनियर है जो आपके डगआउट में बैठे हुए। आप उनका कॉन्फिडेंस शेक करने के बजाय आप उनको मैच खिलाएं। दूसरी चीज़, आपने सुफियान मुकीम को पहले बाहर बहुत बिठा के रखा स्पिनर को, आपके अबरार अहमद बाहर बैठे हुए। तो अगर आप फास्ट बॉलर्स में चेंज कर रहे हैं, 1 या 2 मैच के बाद बदल रहे हैं, तो फिर आप स्पिन डिपार्टमेंट में भी अपने स्पिनर्स का कॉन्फिडेंस शेक नहीं होने दें। अगर 2 मैच आप दे रहे हैं अबरार को तो 2 मैच आप सुफियान को भी दें। आप कभी 4 मैच अबरार को दे देते, कभी 4 मैच सुफियान को दे देते, तो होता ही है कि उससे कॉन्फिडेंस प्लेयर का नहीं बनता। जी और नसीम साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ। ज़ाहिर है आपने बड़ा डिटेल एनालिसिस दिया एंड आई बिलीव कि ये चीज़ें वो है जो कंसिस्टेंट ना होना है हमारा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एक मसला है। आई बिलीव कि अगर टीम में कंसिस्टेंसी आती है तो मैनेजमेंट में नहीं रहती, मैनेजमेंट में होती है तो कोचिंग में नहीं आती है, या फिर हमारे डिसीजंस में कंसिस्टेंसी नहीं है। ये जो कंसिस्टेंट ना होने, एंड सेकेंडली जिन प्लेयर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, हमने इनको अब चांसेस तो मिल रहे हैं। आपको लगता है कि हमारे जो डिसीजंस हैं या जो क़यादत है ऑन ग्राउंड डिसीजंस की, मैं हमेशा बात करती हूँ कि पहले तो आप प्लान कर लेते हैं लेकिन लाइन ऑफ एक्शन तो आपको ग्राउंड पे जाके समझ आता है ना कि आपने किसको कहाँ पे कैसे यूटिलाइज करना है, उसमें अभी कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे हैं। बिल्कुल है। देखिए, हम इस वजह से अर्मिला पीछे, बहुत अच्छी बात की आपने। आप हारिस की विकेट कीपर की एग्जाम्पल ले लें। हम मुसलसल हारिस को नाकाम होता हुआ देख रहे हैं, मुसलसल। किसी एक मैच में हमने ये नहीं देखा कि उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर दिया कि हम कहें कि भाई बड़ा स्पार्क है जो इतने मैच हम दे रहे हैं। किस बात के मैच दे रहे हैं? आप पाकिस्तान शाहीन्स का कप्तान उन्हें बना के रखते हैं, पाकिस्तान ए का कप्तान आपने उन्हें बना के रखा। उसके बाद आपके जहन में ये भी था कि आप पाकिस्तान का कप्तान भी हारिस को बना देंगे, एक ऐसे प्लेयर को कि जिसको अब तक ये नहीं पता कि मैंने पिच पे जाके करना क्या है, मेरी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। मैं ऐसे कुछ चला चलूँ कि आउट थोड़ी हो जाऊँगा 2-3 रन बनाने के बाद। मैंने ठीक है अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करना है लेकिन अंधेरे में तीर नहीं चलाने, और वो उनका एक भी तीर नहीं चल पा रहा है। ज़्यादा बेहतर है कि आप साहबजादा फरहान को आपकी सिलेक्शन कमेटी ने एज ए सेकंड विकेट कीपर ऑप्शन के तौर पे भेजा है। वाई नॉट सलमान अली आगा? माजी के अंदर बहुत सारे लोग विकेट कीपिंग करते रहे हैं, उमर अकमल ने विकेट कीपिंग की है, बहुत सारे। तो आप अपने बैटर को, हालांकि वो विकेट कीपर नहीं है लेकिन ये आपकी सिलेक्शन कमेटी का कारनामा है कि आपने साहबजादा फरहान को सेकंड विकेट कीपर बना के सिलेक्ट किया। और अगर आपने सेकंड विकेट कीपर बना के सिलेक्ट किया, आपको उनकी सलाहियतों पे एज ए विकेट कीपर भरोसा है, तो फिर आप उन्हीं को खिलाएं। आप हारिस को क्यों खिला रहे हैं? आप अपने एक ऑप्शन को बढ़ा सकते हैं, आप कोई एक बैटर टीम के अंदर ला सकते हैं। देखिए, विकेट कीपर आपके पास अगर ऑलरेडी मौजूद है तो आप बैट्समैन का भी इजाफा कर सकते हैं और 5 पक्के बॉलर के साथ भी जा सकते हैं। आप अबरार के साथ अपनी टीम को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो आप बजाय इसके कि जो आपको अपने ऑप्शन को यूटिलाइज कर लेना चाहिए, जो जिस चीज़ को देखिए हारिस मुसलसल नाकाम है, आप उनमें से क्या निकालना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आपने रिजवान के बाद विकेट कीपर बनने नहीं दिया, जो आपने सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी की थी बाबर आजम एंड कंपनी ने। रिजवान के बाद आपने विकेट कीपर नहीं बनने दिया, उसको ग्रूम नहीं होने दिया। अब बलूचिस्तान का विकेट कीपर खासा बेहतर है, आपका ये खासा बेहतर है, उनके पास मौका उनको मिला ही नहीं उस तरीके से। अब अगर मैं कहूँ कि रोहिल नज़ीर T20 के विकेट कीपर है तो वो T20 के नहीं है।
साद बेग अभी यंग है, वो इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन वो T20 का अभी विकेट कीपर इतनी जल्दी नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन जो हम टाइम पे ग्रूम कर सकते थे हमने नहीं किया, हम एक रिजवान के गिर्द घूमते रहे और जिसकी वजह से आज हमें विकेट कीपर के शोबे में भी मुश्किलात का सामना है। अच्छा नसीम साहब, आपने ये तो बताया, लेकिन साथ साथ अब मैं चाहूँगी अफ़गानिस्तान की टीम के ऊपर भी आप हमने देखा है कि हमारे सामने ये टीम ने कैसे ख़ुद को ग्रूम किया, अपने क्रिकेट को बेहतर किया, हर चीज़ में अपनी, चाहे बॉलिंग है, बैटिंग है, एक स्ट्रॉन्ग टीम के तौर पे आती है। और अभी भी अगर हम उनके अगेंस्ट खेलते हुए इतने मुश्किल से दो चार हैं, तो इमेजिन कि आगे आइंदा आने वाले दिनों में हमारे लिए क्या क्या चैलेंजेस और कितनी बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट हमने खेलना है। तो हमारी स्ट्रैटेजी और अफगानिस्तान की स्ट्रैटेजी इस ट्राई नेशन सीरीज़ में आपको क्या डिफरेंस लगा? देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्रिकेटिंग नेशन में एक बहुत बड़ा फ़र्क होना चाहिए था। हम कितने सालों से खेल रहे हैं, वो तो अभी आए। और आपकी आज वो क्रिकेट हमें आंखें दिखाने लगी है, उनकी क्रिकेट वो तो हमारे लिए ऐसी होनी चाहिए थी कि हमने नॉर्मल सा मैच जीत के चले जाना है। लेकिन चूंकि हमारी क्रिकेट का ग्राफ नीचे आया, जिन्हें हम सिखाते थे और मिला इन्हें हमने सिखाई है, हमारे मुल्क में आके ही सीख के गए। ये असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम नॉर्थ नाज़िमाबाद के हॉस्टल के अंदर नबी और शहजाद को मैंने सोते हुए देखा है। हॉस्टल में वहीं रहते थे, वहीं टूर्नामेंट खेलते थे। ये आते थे पेशावर में आके वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे। हमने आज भी हमने उनकी क्रिकेट को बेहतर बनाया। और फिर सबसे बड़ी चीज़, दुनिया देख लेती है कि हमारा कौन सा ऑप्शन अच्छा है एज ए कोच, एज ए बैटर, जिसकी परफॉर्मेंस है। हमें नज़र नहीं आता, हम नाबीना बन के घूम रहे हैं, हम शायद ढूंढना नहीं चाहते। यूनुस खान की एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन है, जो वो बैट्समैन है कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में, और वो गट्सी प्लेयर थे। आज वो गट्स आपको अफगानिस्तान में नज़र आ रही है क्योंकि उनके वो बैटिंग कंसल्टेंट है। यूनुस खान पाकिस्तान में नहीं आ सकते, हम पाकिस्तान में यूनुस को नहीं रख सकते क्योंकि हमें सच्चा आदमी नहीं चाहिए, हमें सिंगल ट्रैक का आदमी नहीं चाहिए, हमें वैसा आदमी चाहिए जिसको हम डाइवर्ट कर सकें अपने मंसूबों के तहत, अपने फैसलों के मुताबिक। हमें सीधा सीधा आदमी नहीं चाहिए होता। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, यूनुस खान के बाद आप अफगानिस्तान की बैटिंग देखें। अभी ये उन्होंने जो वर्ल्ड कप खेला था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसमें आप 50 ओवर्स के मैच में उन्होंने डोमिनेट करके पाकिस्तान को मारा। उनकी बैटिंग की डोमिनेंसी देखें, वो अब 300 रन ओडीआई क्रिकेट में बनाने लगे। यूनुस खान ने उनको ये सिखा दिया कि तुमने लड़ना कैसे। उससे पहले इंजमामुल हक वहाँ काम कर चुके, उमर गुल ने वहाँ काम किया, राशिद लतीफ़ वहाँ काम कर चुके। इवन के जब उनकी टीम नेशनल सतह पर भी ख़ुद को मनवाने जा रही थी या मनवा चुकी थी या मनवाने की कोशिशें कर रही थी, वहाँ भी उन्हें सपोर्ट पाकिस्तान के प्लेयर्स की रही है। और आज अगर हम उनकी बैटिंग में निखार देख रहे हैं और उनकी बैटिंग में डेप्थ देख रहे हैं, तो इसके पीछे भी यूनुस खान खड़े हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस मुल्क का यूनुस खान है, वो मुल्क उन्हें नहीं देख पाता। वट एन आयरनी कि हम अपने स्टार प्लेयर्स, लेजेंड्स को यूटिलाइज़ करने की बजाय दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं और इतने बेहतर अंदाज में कर रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंसेस के अंदर एक नुमाया चेंज हमें नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब ये जो मेरा एक और सवाल आपसे इस हवाले से है कि हमने T20 फॉर्मेट जो है नसीम राजपूत साहब, ये खेल खेल कर हम इतने आदी हो चुके हैं कि अब हमारी जो हिकमत अमली है उसमें तो किसी टाइम पे हमने T20 क्रिकेट में हमने इनफैक्ट हर तरह के फॉर्मेट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और राज किया है। लेकिन अब पहले हम वनडे में स्ट्रगल करते थे, इनफैक्ट पहले हम टेस्ट में स्ट्रगल करते थे, वनडे में करना शुरू हुए और अब हम T20 में भी स्ट्रगल करना शुरू हो गए हैं। तो हम किस फॉर्मेट में अपने आप को कंसिडर करें? क्योंकि टेस्ट में हम समझते जी हम इतने टेस्ट मैचेस खेलते नहीं हैं, हमारे प्लेयर्स का स्टेमिना नहीं है, वनडे में और तरह के चैलेंजेस आ जाते हैं, और अब T20 रह गया था जो क्रिकेट फॉर्मेट, वो भी रह गया। देखिए, T20 फॉर्मेट हमारा सबसे एक ऐसा फॉर्मेट था कि हमने अगर किसी फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में डोमिनेट किया है तो वो T20 फॉर्मेट ही है। इस फॉर्मेट में हमने सबसे ज़्यादा डोमिनेट किया जब सरफराज की कैप्टनशिप थी, हम सबसे ज़्यादा जीतते थे। फिर उसके बाद हम आज तो जीतना ही भूल गए, आज तो हम जीत जाते हैं। जितनी बाकी टीमों ने T20 क्रिकेट खेली है उतनी हमने भी खेली है, लेकिन कभी हमारा डंका बजा करता था इस फॉर्मेट के अंदर। आज हम कहीं पे भी दिखाई नहीं देते। हमारी रैंकिंग उठा के देखें, अभी आप बात कर रही थी बाबर आजम की रैंकिंग, रिजवान की रैंकिंग, ये 1 और 2 आती थी। पाकिस्तान नंबर 1 टीम होती थी, और जब सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया गया, पाकिस्तान 22 रेटिंग पॉइंट से नंबर 1 टीम थी और मिला।
और उसके बाद से जो हमने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान क्रिकेट का, वो एग्ज़ाम्पल बड़ी मुश्किल से मिलेगी आपको। और आज अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान अपनी तारीख़ के वर्स्ट एवर टैलेंट या वर्स्ट एवर दौर से गुज़र रहा है तो फिर बेजाना होगा। ऐसा टैलेंट नहीं देखा हमने कि जिसके अंदर दिल गुर्दा दिखाई नहीं दे रहा। इसके पीछे पाकिस्तान की मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ दिखाई देता है। वो मोटिवेशन आपने खिलाड़ियों से ख़त्म कर दी है। आपको यही नहीं पता होता, कल खिलाड़ी को नहीं पता होता वो परफॉर्म करने के बाद खेलेगा या नहीं खेलेगा। सुफियान मुकीम अच्छा परफॉर्म करने के बाद कब बाहर हो जाएंगे उन्हें नहीं पता। अबरार अच्छा परफॉर्म करने के बाद कब बाहर हो जाएंगे उन्हें नहीं पता। शाहीन शाह अफरीदी का जहाँ पे खेलने की ज़रूरत है क्या वहाँ पे खिलाते हैं या नहीं खिलाते। हमारी मैनेजमेंट अल्लामा है, ख़ास तौर पे टीम मैनेजमेंट तो वहाँ बैठी हुई है इमारात में, लेकिन एक मैनेजमेंट जो पाकिस्तान में बैठी हुई है उसका हातमी फ़ैसला होता है और वही इवन के 11 रुकनी टीम भी डिसाइड कर रही होती है। आपको क्या पता वहाँ पे क्या सूरत हाल है। नहीं आज इसको निकाल दो, इसको खिला लो, उसको बिठा दो, उसको इन कर लो। तो आपके पास जो ऑप्शन है, मैं आपको एक बात बताऊं कि अच्छा हुआ पाकिस्तान की आंखें खुल गई, वरना बाबर आजम और रिजवान 1 और 2 दिखाई देते थे। कभी बाबर 1 होते थे, कभी रिजवान 1 होते थे, कभी बाबर 2 होते थे और कभी रिजवान 2 होते थे। तो इन्होंने इतना डोमिनेट किया, लेकिन पाकिस्तान टीम को ज़मीन पे ला के गिरा दिया। ज़मीन पे ला के गिरा दिया था इन दोनों ने। जो जब ये दोनों ओपनर थे, मॉडर्न डे क्रिकेट हम खेलना ही भूल गए थे, हमें आती ही नहीं थी मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है। तो अब उन दोनों की रैंकिंग नहीं है, 20-21 नंबर पे चले गए वो। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ है। आप इंडिविजुअल ना खेलें, इट्स अ टीम गेम और टीम की तरह खेलें। और जहाँ तक बात की, अभी बाबर की बात निकल गई है तो मैं उर्मिला फिर अपनी बात को रिपीट करूँगा। हमारे पास 2 सिमिलर टाइप के ऑलराउंडर हमने रखे हुए हैं, जिनमें से शायद दोनों की ज़रूरत नहीं है। ये ना तो ये अज़हर महमूद हैं और अब्दुल रज़ाक हैं कि दोनों एक टीम में खेल जाएँ। अगर आपने हुसैन तलत को और फ़हीम अशरफ को एक ही दस्ते में रखा हुआ है, इसका कोई जवाज़ नहीं बनता। ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप इनमें से एक को रखें। और बाबर आजम को मैं फिर कहूँगा 3 नंबर पे बैटिंग कराएं। आपकी बैटिंग में डेप्थ नहीं है। अभी कल भी आपकी टीम जिस तरीके से कोलैप्स होती चली गई, आप हो सकता है बाबर के साथ भी हार ही रहे थे हम, लेकिन हमारा वो प्लेयर है कि जिसके ऊपर हमने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है और टेक्निकली देखा जाए तो हमारा वो सबसे बेहतर प्लेयर है। बिल्कुल। तो हमें एटलीस्ट बिफोर वर्ल्ड T20 हमें एशिया कप में आप बाबर आजम को एक मरतबा ज़रूर मौका देना चाहिए कि आया वो जो रूट की तरह, विराट कोहली की तरह, केन विलियमसन की तरह 3 नंबर की पोजीशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज ए ओपनर, यू हैव ऑलरेडी 3 ओपनर्स एंड दे आर मोर देन इनफ, क्योंकि उनमें से 2 से तो उतना परफॉर्म ही नहीं हो रहा। मैं फ़ख्र की बात करूँ, साहबजादा फरहान यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन उनको 3 नंबर पे ही आपने खिलाना है अगर टीम में लेना है। हुसैन तलत मेरे ख्याल है इजाफा है इस टीम के अंदर, उनकी जगह आप अगर चाहें तो बाबर आजम को लेकर आए, जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एशिया कप में बेहतर होगा और थोड़ी डेप्थ आ जाएगी आपकी टीम में। और फिर मिला देखिए, साइम अयूब हमारा वो प्लेयर है, अगर वो अपने टैलेंट के साथ इंसाफ करे ना, वो बाबर से बड़ा स्टार बन जाएगा। जो वो बॉलिंग कर रहा है खास तौर पे, लेकिन अपनी बॉलिंग के चक्कर में वो अपनी बैटिंग ना भूल जाए। वो एक कंप्लीट पैकेज है, वो फील्डर है, बैट्समैन है, बॉलर है, लेकिन अब तक वो खुद को मनवा नहीं पा रहा। यही अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान इस बात से मुझे एक आखिरी सवाल मैं जरूर करना चाहूंगी। आपने भी कहा कि साइम अयूब, हम एक प्लेयर को जो ऑलराउंडर या इस तरह से यूटिलाइज करते करते हम उसको एक साइड पे इतना ज़्यादा कर देते हैं कि वो दूसरी साइड में कहीं ना कहीं लैक कर जाता है। ये हमने माजी में एग्जाम्पल जैसी देखी हैं। अच्छा, दूसरी बात, मेरा सवाल ये है कि एक टीम जो खेल रही है, हम हमेशा कहते हैं कि जी अच्छा फलानी टीम की बैटिंग लाइन बड़ी स्ट्रांग है, चलो बॉलिंग में मार्जिन हम उनको एज दे देते हैं। हम अनफॉर्चुनेटली बैटिंग हो बॉलिंग हो, अभी हमने साइम अयूब और फ़हीम अशरफ का जिक्र तो किया है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी मैं मैच नहीं जिता सकी। तो हमारी कौन सी साइड स्ट्रांग है, और अगर नहीं है तो हमें किस साइड में इतना पोटेंशियल है कि हम एशिया कप तक उसको बेहतर कर सके, ताकि हमने बड़ी टीम के अगेंस्ट भी खेलना है आगे। उर्मिला, हमने ऑलराउंडर के तौर पे कितने लोगों को ट्राई किया। फ़हीम अशरफ हमारे साथ है, नवाज़ हमारे साथ है, खुशदिल शाह को हमने ऑलराउंडर का, हुसैन तलत हमारे साथ एज ए ऑलराउंडर मौजूद हैं हमारे पास, लेकिन इफ्तिखार अहमद को हमने ऑलराउंडर बनाया हुआ था, वो भी स्पिन के साथ बैटिंग किया करते थे। हमारे पास जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं है। अगर मैं जडेजा की तरह कोई ऑलराउंडर देखूं, अभी आपने हार्दिक पांड्या की शुरू में बात की थी कि वो टॉप ऑलराउंडर है, तो ऐसा कोई ऑलराउंडर नहीं है ना हमारे पास जडेजा की जैसा मजबूत ऑलराउंडर है कि जो बैटिंग बॉलिंग में तगड़ी परफॉर्मेंस दे। नवाज़ की कमबैक अच्छा हुआ है, जब नवाज़ दोबारा आए उन्होंने अपने आप को खासी हद तक प्रूव किया, लेकिन अभी भी कंसिस्टेंसी उन्हें लानी होगी।
ना हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसा कोई ऑलराउंडर है कि हम लेके आ सकते हैं। मैं सईम की बात इसलिए कर रहा था कि नए गेंद से बॉलिंग करना, वो जिस तरीके से कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ वो अपनी फिंगर से बॉल करते हैं और फिंगर में ना उनकी वो दोनों तरफ उनको डेविएशन करना आती है, तो जो बैट्समैन के लिए पढ़ना मुश्किल है। जब हम गुगली कर रहे होते हैं, हाथ को कुछ ऐसे ऐसे करते हैं, तो बैट्समैन मोस्टली समझ जाते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर। लेकिन ये जो हम फिंगर बॉल करते हैं, या इसको हम कहते हैं कि एक और भी इसका नाम कहलाता है कि थोड़ा सा डिसिसिव किस्म की कोई बॉलिंग करते हैं, वो बड़ी इफेक्टिव है साइम अय्यूब की। और उसको लेकिन साइम अय्यूब अपनी बैटिंग ना भूल जाए, जो उनका असल काम है। बिल्कुल ठीक। अब ये हमारे यहाँ ये होता है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। हाँ। तो आपने अपनी बैटिंग जरूर फॉलो करें, और फिर नए बॉल से बॉलिंग करने वाले, मुझे याद है नील जॉनसन, मनोज प्रभाकर, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स थे कि जो इनिंग का आगाज भी करते थे और नया बॉल भी करते थे। तो साइम अय्यूब नए बॉल से T20 क्रिकेट में बड़े इफेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन साइम कंप्लीट पैकेज है, लोग बाबर को भूल जाएंगे। साइम का जो पोटेंशियल है, जितनी खूबसूरती है, दिखने में भी अच्छे लगते हैं, हमारे यहाँ तो फैन फॉलोइंग हो जाती है ऑटोमेटिक। लेकिन अगर वो कंसिस्टेंट हो गए तो पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अल्लाह करे कि साइम अय्यूब अपने साथ इंसाफ कर लें, और अल्लाह करे कि हमारे को इस वक्त स्टार्स की ज़रूरत है, हमें ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है। अब आप अंदाज़ा करो उर्मिला, कौन सी दुनिया में होता है कि आपने एक कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रखा है। कौन सी दुनिया में होता है, आपने सारी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि हमारे पास अब A क्लास प्लेयर नहीं आते। That's very sad आप अपने खिलाड़ियों को पैगाम नहीं दिया, आपने सारी दुनिया को ये पैगाम दिया। Very unfortunate and sad. है, ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हमारे पास तो A क्लास प्लेयर ही नहीं आता। हमने तो ये बताया है सारी दुनिया को। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नसीम राजपूत, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद थे जी। ट्राई नेशन सीरीज़ हो रही है, उस पर अपना कमेंट दे रहे थे। आई होप कि चीज़ें बेहतर, और साइम अय्यूब के हवाले से इज़ वेरी होपफुल कि अगर हम उनके पोटेंशियल को, उनके टैलेंट को भरपूर तरीके से यूटिलाइज़ करें तो बहुत सारी चीज़ें हमारी टीम के अंदर, हमारी क्रिकेट के अंदर इम्प्रूव हो सकती है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। दरियाए रावी के बेरहम पानी से होने वाली तबाही का जिक्र करेंगे, जिससे सिर्फ ज़मीनें और फसलें नहीं बल्कि इंसानी ख्वाब और उम्मीदें भी ये पानी बहा कर ले गया है। पानी ने जिन घरों को कभी ज़िंदगी की रौनक बख्शी थी, आज वही घर मलबे के ढेर बन चुके हैं। थीम पार्क के आसपास के इलाके भी बुरे तरीके से मुतासिर हुए हैं, और यहाँ के रिहायशी खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं। इन लोगों का क्या कहना है इस हवाले से, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैदर खरल उनके साथ मौजूद हैं। जी हैदर। लाहौर की निजी सोसाइटी में मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर 20 से 25 फुट जो पानी है वो जमा हो चुका है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं, ये कैमरे की आंख आपको दिखा रही है कि 20 से 25 फुट जो पानी है ये सामने आपको नज़र आ रहा है। और जो इमारतें हैं, जो 3 मंजिला इमारतें हैं वो भी डूब चुकी हैं। जो 2 मंजिल इमारत है वो मुकम्मल तौर पर पानी की नज़र हो चुकी है और नज़र ही नहीं आ रही। और सामने जो आपको घर नज़र आ रहा है वो 3 मंजिला मकान है, और उसकी तीसरी मंजिल आपको देखने को मिल रही है। जो 2 मंजिलें हैं वो पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है, और पानी ही पानी हर तरफ आपको देखने को मिल रहा है। ये जो एरिया है तकरीबन बताया जा रहा है कि 10 से 15 किलोमीटर का ये एरिया है, और इस पर जो लाखों की तादाद में जो घर हैं वो मौजूद हैं। जो मुतासरीन हैं वो आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो वो जो किनारे पर खड़े हैं और अपने घरों को देख रहे हैं कि उनके जो घर हैं वो डूब चुके हैं। जो कीमती सामान है वो इसके अंदर, घरों के अंदर मौजूद है, उनको भी अभी तक नहीं निकाला गया। जो सैलाब मुतासरीन है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताएं कि पानी ही पानी देखने को मिल रहा है, आपको पहले किसी ने बताया नहीं था? बताया तो था, तो ये यहाँ पे लोगों ने घर बनाए हुए हैं तो वो क्या करते। आपको पहले तो किया उन्होंने, पानी का डड किया है ना। पानी कल सुबह से आना शुरू हुआ है, तो सुबह से लेके शाम तक तो पानी इधर चलता रहा। वो फिर ऊपर से वो रेस्क्यू वाले आ गए हैं, उन्होंने सामान निकालने ही नहीं दिया किसी को, अभी भी नहीं निकालने। अभी वो बरकत कॉलोनी वाली मेन रोड है ना, जो उस पर घर हैं, वहाँ पे पानी नहीं है। ये 2, 4, 6 इंच पानी है, वहाँ पे भी लोगों को रोक दिया कि आपने सामान नहीं निकालना। ना किसी को आगे जाने देते हैं। लोगों की अंदर कोई ज़रूरी एशिया है या कोई कागजात वगैरह कीमती, वो किसी की मान ही नहीं रहे। मदद के लिए आया कोई? मदद के लिए कोई नहीं आया ना। वो हमें हमारी मदद खुद नहीं करने दे रहे, तो हमारी मदद कौन करेगा? यहाँ पे आप देख लें, किसी से पूछें, कोई आया ही यहाँ पे मदद के लिए? कोई कह रहा है कि भी किसी की चीज़ हो तो हम निकाल के आपके साथ ला सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि
आपको पता था कि ये इलाका इस तरह का पानी आ सकता है, तो फिर आपने इधर मकान क्यों बनाया? भाईजान गरीब लोग हैं, इनके अपने छत नहीं थी घरों की, कोई भी बंदा इधर कोई लैंड लॉट नहीं है, सब गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार हैं, मजदूरी करने वाले हैं। तो जब इनको पता चला है कि ये 1-2 लाख में मरला मिल रहा है, वो भी किस्तों पे मिल रहा है, तो लोगों ने अपने घर बनाए, अपने सर पे छत ली है, उनको ये अजाब का थोड़ी पता था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कब से इधर रह रहे हैं? ये तकरीबन 4 साल हो गए। अच्छा, पहले कभी आया इस तरह का पानी? नहीं, पहले नहीं आया था। 2017 में कह रहे थे आया था, हमारे आने से पहले। अच्छा। हाँ, 88 से बाद वो भी इतना नहीं वो भी इतना नहीं था जितना अभी आया। तो अभी किसी ने राब्ता किया आपसे? नहीं, हमारे साथ किसी ने राब्ता नहीं किया। टेंट वगैरह को खाने पीने का कुछ चीज़ नहीं टेंट करी। लगे हुए हैं भाई, टेंट तो बाहर मेन मुल्तान रोड पे लगे हुए हैं टेंट, तो वो 100-200 टेंट हैं लगे हुए हैं, 100-200 टेंट हैं, तो आवाम तो है यहाँ पे मेरे ख्याल 2 लाख के करीब, 2 लाख के करीब। 2 लाख के करीब 20-25 हज़ार से ऊपर घर हैं। तो इतने लोगों के लिए ये 100-200 टेंट लगा देना वो तो कोई नहीं कम है। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या सूरत हाल है और किसी ने राब्ता किया आपसे? यार मेरी बात सुने, आप माशाल्लाह समझदार बंदे हैं, आपको पता है 88 तक है, हमने भी अभी न्यूज़ पे सुना है, हमारी तो अभी इतनी उम्र नहीं होगी, इतनी बात है, हमें क्या पता इधर फ्लड आता नहीं आता, अगर आता भी है, अगर हुकूमतों को पता है उसको अलाउ ही ना करें कोई इधर घर बनाए, वो घर बना के देते वक्त सारे MP मैंने अपनी कमीशनें पकड़ के जेब में पैसा पकड़ा, जेब में डाल लिया, वो किसी रोक देते ना किसी को घर बनाने देते, क्यों घर बनाने दिया? कोई जबरन आके लोगों ने इधर घर बनाए हैं, हो सकता है कोई आके जबरन आके किसी जगह पे घर बना ले, नहीं हो सकता ना। तो अभी क्या सूरत हाल है? कोई टेंट वगैरह है? मेरी बात सुनो, टेंट देखो जाके कितने, जाके देखो 200 टेंट होगा, 5,500 इधर घर जिधर जिनके बिल जमा होते थे ना सोसाइटी ऑफिस में, सोसाइटी अपना बिल लेती थी यहाँ से, 5,500 से ज़्यादा बिल जमा होते थे, मतलब कि 5,500 घर तो रहाइश होती होगी। अच्छा। और बाहर 200 टेंट, और ये 5,500 जो घर हैं वो डूबे हुए हैं? भाईजान डूबे, आपको नहीं नजर आ रहा डूबे या नहीं डूबे? नजर आ रहा है, कैमरा घुमाए, डबल स्टोरी कर रहा हूँ, ऊपर सोलर प्लेटें पड़ी हैं। मज़े की बात बताऊँ, रात को लोगों के घरों में लोग घुस जाते हैं, छोटी मोटी कश्तियाँ टूपे लेके चोरी करके आ जाते हैं, चोरी कर रहे हैं, सोलर सामान प्लेटें चोरी हो रही हैं भाईजान इधर से। अच्छा, बताने वाले भी कौन है? सरकारी लोग। अच्छा। और ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ चोरी हो रही है, यार तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ दसो ही ना, अब हमें बताओ ही ना हो रही है कि नहीं हो रही। एक पहले परेशान हो, ऊपर आप बता देते हो ਤੁਹਾਡੀ चोरी हो रही है, वो और डबल परेशान कर देते हो अगले को। या तो फिर उधर इधर सुबह थोड़ा लोगों ने सड़क जाम की है इधर, मैं जब इधर पहुंचा, एहतजाज किया है? मेरे से पहले एहतजाज हो रहा था, जब एहतजाज हो रहा था ना तब उधर खड़ा था जो यहाँ का MNA है, मेरी उसके साथ इतनी सी बात हुई थी, मैंने उससे कहा था कि जी ये जो इधर इतना पानी आया है, ये जो इधर आया, तो इसका इंतज़ाम आप लोग क्या कर रहे हैं? वो जी हम कर रहे हैं, ये मैं असिस्टेंट कमिश्नर को बुला, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, वही वो रास्ता खुलवाया चले गए। अच्छा। उसके बाद उन्होंने वादा किया था कि यहाँ पे रेंजर की या पुलिस की या किसी भी इदारे की या जो सरकारी इदारे हैं ना, इधर गश्त रहेगी हर टाइम, सामान चोरी ना हो। हाँ, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि इधर कोई गश्त कर रहा है? आपको कोई नज़र आ रहा है? अभी तो कोई नजर नहीं है। इससे ज़्यादा मैं आपको बताता हूँ, वो तो चलो कौन पैसे मांग रहे हैं? ये कश्तियों वाले पैसे क्यों मांग रहे हैं? ये सामान निकालने के 5-5 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, कुछ 4,000 को 5,000। ये पुलिस वाले उनके साथ मिले हुए हैं, पुलिस वाले साथ इन कश्ती वालों से बात करो, बात करते हुए 5,000 लेंगे हम। अच्छा, आप कहते हैं सामान निकालने तो वो कहते हैं पैसे दें। पैसे दें, हेल्प। किसी ने पैसे दिए? नहीं, किसी ने नहीं दिए, कुछ नहीं। सामान सारा अंदर ही है? अंदर ही है। मैं उधर खड़ा था ना, मैं अभी 2 बेड़े वालों के साथ बहस करके आया हूँ। अच्छा। वो 25-30 हज़ार रुपये का फेरा उसको दे रहे हैं, लेकिन वो फिर भी पहाड़ों पे चढ़ रहा है। 25,000 दे रहे हैं सामान निकालने के लिए? सामान नहीं हमने निकालना, हमारी ख्वाहिश थी कि, हमारे बुजुर्गों की ख्वाहिश थी कि चले जाएं, विजिट करके आ जाएं कि किस कंडीशन में है। अच्छा, देखने के लिए? क्योंकि हमने जब जगह ली थी ना, हमने बहुत सारे ऊंची अपनी इधर सोसाइटी की ना ऊंची जगह देखकर हमने घर बनाया था कि थोड़ा ना ऊंची जगह तो इधर घर बना लेते हैं। अगर अल्लाह ना करे अभी नबी होगी, इधर के मकामी लोग कहते थे कि उधर पानी नहीं आता, हमने उस चक्करों में ना उधर घर बनाया, उधर भी पानी आ गया। अभी हमें जब मौका नहीं मिला तो अभी हमारी ये ख्वाहिश, ज़ाती ख्वाहिश हमारी ये थी कि हम किसी तरीके वहाँ पर चले जाएं, उधर हमारी जो भी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, कागजात पड़े हैं, कम से कम वो हम उसको बचा लें। बाकी फर्नीचर वो तो सारा गर्क हो गया होगा ना। फाइलें आपकी पड़ी हुई हैं इसके अंदर? इसके अंदर फाइलें हैं। अगर हमारे पास फाइलें ना हुई तो ये जो हमारे पास 3 मरले 5 मरले ज़मीन है ना, उसके हम मालिक नहीं है, फिर बिल्कुल मालिक मलकियत भी खत्म हो रही है। फिर मलकियत खत्म। ये ऑनलाइन नहीं है, ये अगर रजिस्ट्री होती
होती तो फिर हम ऑनलाइन निकाल लेते हैं। ये सारी फाइलें हैं, ठीक है, फाइल सिस्टम है। अगर आपका कहीं और इंटरव्यू होता है तो फाइल हम मंगवा लेंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे 10 दिन से ये पुलिस भगा रही है, डंडे मार रही है, तो 10 दिन के अंदर बांध जो है वो नहीं बांध सकते, बांध सकते हैं ना। तो ये लोग इतना जो अभी खर्चा कर रहे हैं, जो लोग सारे हैं, अभी इधर भी रेंजर खड़ी है, उधर भी खड़ी है, सारे लोग खड़े हैं, तो इतना खर्चा करते बांध के ऊपर तो सारा बांधा नहीं जाना था, बांधा जाना था। अगर हमारी सोसाइटी में पानी ना आता, ठीक है, अगर हमारा इतना नुकसान ना होता तो इसके लिए हमारे लिए बड़ी खुशी थी। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं रोड के ऊपर निकले हुए हैं, बैठे हुए हैं, कैंप लगे हुए हैं सारे 500। तो हमारी यहाँ पर सोसाइटी के अंदर जो जितने रैशी हैं 25,000 घर है। अगर नहीं तो ये जो बिल पे करते हैं उसके वो चेक कर लें, 2565 रुपये टैक्स लेते हैं, सोसाइटी का मालिक लेता था। अगर वो भी अगर इकट्ठा करता ना, 1 महीने का 9 करोड़ बनता है। 9 करोड़ क्या, 2 साल का, 1 साल का 1 अरब रुपए बनता है। उसके ऊपर भी बांध बांधा जाता था, लेकिन हमें उसने जलील करना था, हमें उसने वो क्या ना डूबना था पानी में। हमारे बच्चे, हमारा दूसरे नंबर पे घर है, दूसरी मंजिल वो हमारी ख़त्म हो चुकी है। ये गुफ्तगू आपने सुनी लोगों की, कितने परेशान हैं और अपनी जो परेशानी है वो बता रहे हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखाए तो ये है वो सारा मंजर, ये पानी ही पानी आपको देखने को मिल रहा है। और इनका ये कहना है कि हुकूमत की तरफ से कोई जो इमदाद है वो भी नहीं दी जा रही। और अभी तक जो है वो इधर वो बैठे हुए हैं किनारे पे और अपनी जो तबाही है उसका जो मंजर है अपनी आंखों से देख रहे हैं। और इनका मुतालबा यही है कि जो हुकूमत है वो इधर पहुंचे और इनके जो नुकसान है वो देखे और इस नुकसान का जो अजाला है वो किया जाए। ये आपके सामने है सारी सूरत हाल, ये आप देख रहे हैं। और अभी तक जो है वो अमदादी टीमें इधर नहीं पहुंची और जो पानी ही पानी आपको देखने को मिल रहा है। जी, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे जनाब। और अब चूंकि हम कराची का जिक्र करेंगे, वैसे तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैंने आपसे इजाज़त लेनी है, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। लेकिन जाते जाते हम आपको मुजम्मिल फ़िरोज़ी की रिपोर्ट दिखाएंगे जो कराची के हवाले से है, जहाँ पे माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है लेकिन साथ साथ दरख्त भी काटे जा रहे हैं। क्या वजह है जी, ये रिपोर्ट देखिए। मैं मिलूँगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हम गाहे बगाहे आपको बताते रहते हैं कि कराची में जो फ़िज़ाई माहौल है या आबी माहौल है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक जो है बिगड़ता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि इस मामले को कोई संजीदा लेने को तैयार नहीं है, चाहे हुकूमती सतह पर हम देखें चाहे अवामी सतह पर देखें कि लोग जो हैं वो बेधड़क कचरे का ढेर जो है वो जला रहे हैं। अगर रोड बनाने पर, बिल्डिंगें बनाने पर जो है वो दरख्तों की कटाई की जा रही है, जिसकी वजह से शहर कायद में जो है इस वक्त हम जब देखते हैं कि जो माहौल है वो दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। इसके जो अगर हम बात करें इसकी कि जो फ़िज़ाई मयार है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। शहर कराची जो है मुतअद्दिद बार रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वो रहने के काबिल नहीं है, या सांस लेना जो है वो भी महाल है। हुकूमत नज़रअंदाज कर रही है इन चीज़ों को कि रोड्स बनाने पर, बिल्डिंग्स बनाने पर दरख्तों की कटाई हो रही है। तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी सतह पर काम कर रहे हैं, दरख्त लगाने के लिए जस्तजू कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और अमली इक़दामात भी करके दिखा रहे हैं। अभी भी देखिए जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ आपको सरसब्ज़ नज़र आ रहा है। वैसे भी अगर हम गूगल से देखते हैं कराची को तो 2 स्पॉट ऐसे हैं कराची में जो ग्रीन नज़र आते हैं, और वो है, एक है जामे कराची और दूसरा है सखी हसन का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान जो है वो सरसब्ज़ है, लेकिन जहाँ लोग बसते हैं वो वीरान है, वहाँ लोग दरख्त काट रहे हैं, दरख्त लगा नहीं रहे हैं। इसकी आगाही की बहुत ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद है माहिर माहौलियात डॉक्टर कमल, बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हैं, बहुत दरख्त लगाए आपने। अभी आप बताइएगा कि क्या प्लानिंग है, क्या वजूहात हैं कि कराची में दरख्त उस तरह से नहीं लग पा रहे हैं जिस तरह से लगने चाहिए थे? बिल्कुल आपकी ये बात सही है कि जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा। और अगर हम अब से 10 साल पहले से ये बात शुरू कर दी थी हमने बतानी कि 10 साल के बाद क्या होने वाला है, और आज हम देख रहे हैं कि किस हद तक जो है वो हीट वेव्स आ रही हैं। ना सिर्फ हीट वेव्स बल्कि आए दिन साइक्लोन्स आ रहे हैं, स्टॉर्म्स आ रहे हैं, सैलाब हो रहा है। ये सब तबाहकारियाँ हैं और ये हमारे अब भी अगर हम नहीं जागते तो इसका मतलब ये है कि फिर हम कभी नहीं जागेंगे। हमें इस वक्त क्या ज़रूरत है, हमें इस वक्त कन्वेंशनल मेथड से हट कर काम करने की ज़रूरत है, और इस वक्त हमें अलार्मिंग बेसिस पर साइंटिफिक काम करने की ज़रूरत है। हम इस वक्त तजर्बात करने नहीं बल्कि तजर्बात जो हो चुके हैं उनके नताइज से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है इस वक्त हमें। इस वक्त हम कराची में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ख़ासतौर पे अर्बन फॉरेस्ट्री पे, क्योंकि अर्बन फॉरेस्ट्री जो है एक ऐसी फॉरेस्ट्री होती है कि जिसमें आप बल्क में एक एरिया को सेलेक्ट करते हैं और फिर बल्क में आप
जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के लिए और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाले सिलेंडर्स यानी प्लांट्स को लगा देते हैं। बच्चों को पढ़ाते वक्त भी हम एक चीज़ समझाते हैं कि आपका जो बेस है ना वो आपका प्रोड्यूसर है, यानी आपके प्लांट्स हैं। आप ऑक्सीजन हासिल करते हो उनसे और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और आपके लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये। तो उस सिलसिले में हमारा एक जो सर्विसेज फॉर एनवायरनमेंट एंड मैंग्रोव प्रोटेक्शन है वो इस वक्त साइंटिफिक वे में काम कर रहा है और वो बल्क में इस वक्त भी जहां आप मौजूद हैं यहाँ तकरीबन कोई 50,000 के करीब दरख्त लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़े एरिया को, क्योंकि इस वक्त हमें छोटे या 10-15 प्लांट्स लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप अपनी एयर क्वालिटी को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको अपने प्रोड्यूसर्स को यानी अपने प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है और वो भी नेटिव स्पीशीज़। तो आप ये बताएं कि पौधे कौन से लगाने चाहिए लोगों को, आपने कौन कौन से पौधे यहाँ पे लगाए? मैंने यहाँ पर हमने बल्कि यहाँ पर एक एज अ टीम वर्क बहुत अच्छा काम किया और हमारे टीम वर्क में हमने ये सोचा कि यहाँ पर वो प्लांट लगाए जाएं जो कराची से ख़त्म हो रहे हैं, पहली बात, जो कराची के नेटिव हैं, क्योंकि हम नेटिव स्पीशीज़ पे काम करने की इस वक्त ज़रूरत है, नेटिव स्पीशीज़ जो हमारी एरिया के लिए मोस्ट सूटेबल होती हैं। प्लस जहाँ तक आपने ये कहा कि इफ्तिताह, तो देखें हमने यहाँ पर 50,000 पौधे लगा दिए लेकिन अभी तक इसका इफ्तिताह नहीं किया, क्योंकि काम करने के बाद इफ्तिताह किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है ताकि लोगों को नज़र आए कि आपने क्या काम किया है। और इस वक्त यहाँ कोई 29-30 के करीब स्पीशीज़ यानी अनवा लगाई गई हैं और वो तमाम अनवा, उसमें फ्रूट भी शामिल हैं, उसमें शेडी प्लांट्स भी हैं, उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि हमारे फ्लावरिंग भी हैं। कराची में इस वक्त हमने लियारी अर्बन फॉरेस्ट पे काम किया है और वहाँ हमने तकरीबन कोई 20 से 25,000 प्लांट लगाए हैं। वहाँ हमने अलग ट्रीटमेंट दिया है जिसको फाइटो रिमीडिएशन कहते हैं, क्योंकि इस वक्त कराची में ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है। यहाँ हमने 50,000 लगाए हैं और यहाँ हमने थीम अर्बन फॉरेस्ट दिया यानी नेटिव स्पीशीज़ को हमने यहाँ पर प्रमोट किया है। इसके साथ साथ हमने इब्न कासिम पार्क में तकरीबन कोई 15,000 प्लांट लगाए हैं और उसको भी हमने कोशिश की है कि सिक्योर करें और अर्बन फॉरेस्ट्री करें। इसके साथ हम मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ़ स्कूल्स में बच्चों को अवेयरनेस सेशंस देते हैं, बच्चों को ये समझाते हैं कि अगर आप अपने पायरामिड में से प्रोड्यूसर्स को गायब कर देंगे तो आप जो कंज्यूमर हैं सेकंड लाइन पर, आपकी बका मुमकिन नहीं है। हुकूमत की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं है, बल्कि मैं चाहूँगी कि आपके तवज्जुह से अगर हम हुकूमती इदारों से ये बात कहना चाहूँगी कि भाई हम अपने तौर पर जो प्लांट्स की सपोर्ट देते हैं तो आपकी तरफ से भी हमें कुछ सपोर्ट चाहिए। हम आप ही की ज़मीनों को हरा भरा कर रहे हैं, हम सबका मुल्क है जिस पे हमें मिलकर काम करना है। अगर इसमें हमें हुकूमत की छोटी सी भी एक सपोर्ट मिल जाती है तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। जी अर्मला, आपने सुना कि इस वक्त जो है वो शहर कराची को सिर्फ ग्रीन करने की ज़रूरत नहीं है, क्लीन भी करना है। मतलब जैसे एयर इंडेक्स हमारा दिन ब दिन जो है वो ख़राब होता जाता है, उसकी ये पौधे जो हैं वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर करने में। इस तरह जो अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे मेरे अकब में, यहाँ से दूर तक आप देखें तो पौधे ही पौधे हैं और ये जो माहौल यहाँ का बना हुआ है, अगर इस तरह का माहौल कराची के 5-6 स्पॉट पर बन जाए तो हम एक अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं, माहौल को बेहतर करने में किरदार अदा कर सकते हैं। जगह जगह पर यहाँ पे जो है फूल बोटियों के पौधे लगाए गए। इस तरह का इकदाम अगर कराची की सतह पर किया जाता है, दूसरे जो जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर वो सब मिलकर इसके लिए काम करते हैं तो हम माहौल को बेहतर बना सकते हैं।